Hello students. So students, welcome to this particular session. अब ये particular context में students taxation of dividends and the alternate tax regime को देखा जाएगा students जल्द से जल्द. स्टूडेंट्स इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जो कि मैं आप लोग को बता दूंगा एंड आई बी लेटिंग यू ऑल नो अबाउट इट वेरी केयरफुली. आप लोग को बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ये टॉपिक करना है क्योंकि ये टॉपिक के दो इम्प्लीकेशन है. पहला तो ये टोटल इनकम के अंदर इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं. दूसरा आपने इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ भी देखे होंगे कितने खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं. ऐसे तो बोलने में बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन जब करने जाओ तो पता चलता है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इसकी. सो देयरफॉर लेट्स हैव अ लुक इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिविडेंड टैक्सेशन को लेके पहले तो उसका जो मीनिंग है डीम डिविडेंड का वो देखते हैं. 222A से लेके 222E ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 222C एंड 222E है आपका. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस डिस्कशन इज 222C एंड 222E. फिर भी बाकी चीज़ को भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. 222A में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर. तो ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स होगा, ये भले ही एक नॉर्मल उसने कैश भी दिया होगा एज अ केस ऑफ अ इंटरम डिविडेंड दिया है या फिर फाइनल डिविडेंड दिया है, ये नॉर्मल डिविडेंड्स भी अगर देंगे ना तो भी तो उस केस में कंपनी का अपना एसेट जा रहा है. कंपनी का तो अपना एसेट जा रहा है शेयर होल्डर के फेवर में. और क्योंकि ये सब कंपनी का ही एसेट जा रहा है स्टूडेंट्स शेयर होल्डर के फेवर में, इस वजह से स्टूडेंट्स व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू से, वी विल से दैट बिकॉज इट इज स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज द केस ऑफ द शेयर होल्डर्स ओन. ये शेयर होल्डर का अपना खुद का क्या है स्टूडेंट्स, ये कंपनी का. तो ये कंपनी स्टूडेंट्स क्या होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दी एसेट इट्स ओन एसेट टू द शेयर होल्डर एंड देयरफॉर इसे हम डीम डिविडेंड 222A में मान के चलेंगे. 222A में स्टूडेंट्स इसी को डीम डिविडेंड मानी जाएगी. फिर दूसरा आपका 222B के अंदर अगर आप देखो तो जो डीम डिविडेंड स्टूडेंट्स बनता है वो क्या बनेगा कि अगर कंपनी अपना खुद का डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, खुद का ध्यान रखना, खुद का अगर डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट चाहे वो किसी भी शेयर होल्डर को अगर देगा, सो इट गिव्स यू एनी शेयर होल्डर स्टूडेंट्स टू एनी शेयर होल्डर प्राइमरी, वो इक्विटी रहे या फिर वो प्रेफरेंस रहे, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू एनी शेयर होल्डर देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222B. इसे हम डीम डिविडेंड कहेंगे अंडर सेक्शन 222B एंड दैट इज व्हाट इट वुड बी. और जहां तक बोनस शेयर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स बोनस शेयर्स प्राइमरीली अगर क्या होगा, बोनस शेयर्स अगर हम लोग इक्विटी वालों को दे रहे हैं या प्रेफरेंस वालों को दे रहे हैं तो उसमें क्या डीम डिविडेंड का कोई केस बनेगा. तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप बोनस बांट रहे हो टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि उनको बोनस नहीं दिया जाता, बोनस आप देते हो वो शेयर होल्डर को जिसने सबसे बड़ा खतरा उठाया है और वो इक्विटी वाले हैं. और इसी वजह से अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को इनडायरेक्टली रिवॉर्ड करना चाहते हो बाय गिविंग दी बोनस तो फिर वो उसे भी हम डिविडेंड मान के चलेंगे. बट इक्विटी वालों को अगर आप बोनस देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे डिविडेंड नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर डिबेंचर कंपनी अपना डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर इशू करवाता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो, दोनों ही केस में उसको डीम डिविडेंड 222B का माना जाएगा. 222C ये अपने आप में एक स्टूडेंट्स कंपैरेटिव के बेसिस पे अब आने वाला है, तो थोड़ा केयरफुली इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. लेकिन उसके पहले हम लोग 222D करेंगे स्टूडेंट्स. और 222D के अंदर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आएगी और वो क्या होगा इन 222D कि अगर तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल के रिडक्शन पे, अगर तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल के रिडक्शन पे क्या कर रही है, पैसे बांट रही है. So on the reduction of the share capital, if the company is giving the money, is giving the money students, तो भाई ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था. कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है ताकि उससे क्या कर सके, वो अकोमुलेटेड लॉसेस जो उसके होंगे उसको वो एडजस्ट कर सके. ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं कि आप अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो और वो रिड्यूस करके आपने पैसे बांट दिए टू द शेयर होल्डर. तो अगर ऐसा कोई आपने आपने ऐसा कोई भी कार्यक्रम किया है कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके प्रोपोर्शनेट मनी को शेयर होल्डर में बांट देना, तो हम उससे मान के चलेंगे एज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D. लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोग नोटिस करो,
कि जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम अगर होती है, सो व्हेन देयर इज अ रिडेम्पशन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस रिडेम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या उस रिडेम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिडीम, तो आप ही बताएं स्टूडेंट्स, क्या वो रिडेम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिडीम, तो आप ही ने बताना है इस पूरे प्रोसेस में क्या इस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो हुआ है, उस रिडेम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या डीम्ड डिविडेंड 222D के अंदर ये बन सकता है? क्या ये डीम्ड डिविडेंड स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 222D क्या ये बन सकता है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये है तो वैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन डीम्ड डिविडेंड के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। चार्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज द एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन इज वेरी क्लियरली पुट अक्रॉस कि पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखोगे तो यही कह रहा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो कि those, because preference shareholder are not entitled to participate in the surplus of the asset of the company at the time of its liquidation, ये तो आपको पता ही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़ा ना कोई पार्टिसिपेट करते हैं इन द सरप्लस ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन, नहीं करते। तो अगर पेमेंट अगर उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जा रहा है ऑन द रिडेम्पशन, तो ऐसे केस में क्या डीम्ड डिविडेंड 222D के अंदर आएगी? एंड द आंसर इज नो। व्हाट अबाउट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स? तो बायबैक भी तो अपने आप में एक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही तो है। सो द फैक्ट दैट द बायबैक ऑफ एन इक्विटी शेयर इज नथिंग बट अ रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, तो उस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर पे अगर कोई रिडक्शन अगर शेयर कैपिटल का होता है और उस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे अगर पेमेंट अगर जा रहा है, तो क्या वो पेमेंट को डीम डिविडेंड मानी जाएगी? एंड द आंसर इज नो। तो इस पे भी उन्होंने एक्सक्लूजन दे रखा है स्टूडेंट्स, इस पे भी एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। अब हम लोग स्टूडेंट्स 222C में हम लोग चलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख के चलना। ये देख रहे हो यहाँ पे दैट जो डीम डिविडेंड होगा, वॉट एवर इज अ डीम डिविडेंड स्टूडेंट्स, देख रहे हो ना आप लोग स्टूडेंट्स, ये जो डीम डिविडेंड स्टूडेंट्स होगा, दिस डीम डिविडेंड स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए बाय द वे। तो क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टू दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? टू द एक्सटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, whether it is capitalized or not, whether it is capitalized or not। बाय द वे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टर्म कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? बिल्कुल सही कहा आप लोग ने। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब स्टूडेंट्स यही होता है कि आपने अगर बोनस इशू किया है, तो बोनस इशू कैसे किया जाता है? रिजर्व्स को आप कैपिटलाइज करते हो। So how is it that the bonus is being issued? So there is a capitalization of the profit। तो वो प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करते हो और वही चीज़ बोनस इशू के रूप में तब्दीली ले लेता है और वो शेयर कैपिटल बन जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, आप अगर मान के चलो कि कुछ रिजर्व्स के टुकड़े आपने उसे कैपिटलाइज किए होंगे और अब वो शेयर कैपिटल के रूप में आपको दिख रहा है, तो फिर क्या स्टूडेंट्स, आप उसे भी कंसिडर करके चलेंगे वाइल डिटरमाइनिंग द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड इन सच डिस्ट्रीब्यूशन? एंड द आंसर इज यस। 222A और 222D के अंदर जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमें सबसे पहले तय करना पड़ता है, जिसके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि डीम्ड डिविडेंड कितना है, तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 222A टू 222D, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? दी कैपिटलाइज पोर्शन ही होगा। दोनों लिया जाएगा इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज पोर्शन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है ना? तो ये एक सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इफ यू ऑल विल सी इन दिस रिगार्ड, तो फिर आपको और देखो इस सिचुएशन में क्या मिल रहा है।
यहाँ पे अब आइए 222C के अंदर में स्टूडेंट्स। अब 222C में डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी मेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी स्टूडेंट्स, ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो ये जो केस है ये है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। So therefore in this regard, on the liquidation of the company students, distribution by a company made to its shareholder on the liquidation of company, तो इसमें आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, देयर इज अ इम्प्लीकेशन ऑफ डिविडेंड इशू। डिविडेंड इशू की अपनी इम्प्लीकेशंस है और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका ये वाला भी इशू यहाँ पे स्टूडेंट्स बन रहा है। दिस इज नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड इशू बट ऑल्सो फॉर द डिविडेंड में क्या होगा ये देखेंगे, लेकिन साथ में इसमें कैपिटल गेन्स के भी इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स। दो इम्पैक्ट आ रहा है और ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो सकता है आपके लिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बात रखी गई है इस केस में। तो एज इट गोज स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड, एज इट गोज स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड, एक तरफ है कंपनी और दूसरी तरफ है उसका वो शेयर होल्डर। अब ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी, और ये डिविडेंड वाला केस है, तो ऑन लिक्विडेशन द मनी एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है स्टूडेंट्स? 20 लाख का। 20 लाख का स्टूडेंट्स मान के चलो। अच्छा ये बोलेंगे सर ये हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कब डालोगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल आपको पता है ना, CA दुर्गेश सिंह, देख लेना टेलीग्राम चैनल में, या DT बाय ये स्लाइड ये वाला जो है ना लिखा हुआ, चाहो तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से अब भी देख लो, देख लो। सब्सक्राइब करो टेलीग्राम चैनल को, कहाँ पे है, CA दुर्गेश सिंह, ठीक है, या फाइनल DT बाय CA दुर्गेश सिंह, ऐसा भी आप देख सकते हो, फाइनल DT बाय CA दुर्गेश सिंह या फिर सिर्फ CA दुर्गेश सिंह, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर के अपने कुछ रैंक होल्डर्स के उसमें वो फोटो AR1 AR2, तो वो है, आप उनके थ्रू से वही वाला है। तो उसमें स्टूडेंट्स ये जो आपको मिलेगा पोस्ट, ये थर्सडे को 28 अप्रैल 28 अप्रैल का पोस्ट देख लेना आप लोग। 28 अप्रैल का आप सारे स्टूडेंट्स पोस्ट देखेंगे और उस 28 अप्रैल के पोस्ट में आपको ये सारे स्लाइड वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ से भी देख सकते हो। तो आप अगर चाहो तो अभी पॉज कर लो, सीधा वो पोस्ट को सामने रखें इस कॉन्टेक्स्ट में, या जो भी आपको ठीक लगे। तो कंपनी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑन लिक्विडेशन दी मनी एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 20 लाख का। 20 लाख का स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा नीचे पहले देखो उसके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना, इंक्लूडिंग द कैपिटल अमाउंट। तो इंक्लूडिंग द कैपिटल अमाउंट, तो उसके अंदर कैपिटलाइज प्रॉफिट भी कंसिडर करके, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी की कितनी बनी है लिक्विडेशन के टाइम पे? 8 लाख की। तो डीम डिविडेंड कितना होगा? डीम डिविडेंड कितना होगा? ये 222C में अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच इज 8 लाख। अच्छा ये डीम डिविडेंड पे टैक्स किसको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पहले एक ज़माने में कंपनी DDT पे करती थी, अब अकॉर्डिंगली क्या होगा स्टूडेंट्स इस केस में? दिस विल बी सब्जेक्ट टू द टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, और ये टैक्सेशन होगा अंडर द हेड IFOS के हेड में ये टैक्स होगा स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जब कंपनी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या TDS उस पर उसे डिडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये शेयर होल्डर के हाथ में ये डिडक्टेबल है। तो आपने देखा ही होगा ऊपर वाले लिंक में लेक्चर्स में जो दिया गया है, क्या दिया गया TDS के लिंक में स्टूडेंट्स, कि क्या TDS 194 के अंदर डिडक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ ये बात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। कुछ लिमिट्स है, 5,000 का रेसिडेंट इंडिविजुअल है HUF वालों के लिए, 5,000 तक क्या है आपको लिमिट एग्जाम्पशन का दिया गया, जहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं करना। लेकिन बियॉन्ड 5,000 अगर कोई भी इंडिविजुअल्स को अगर दिया जा रहा है अमाउंट डिविडेंड या डिविडेंड का, तो फिर उस केस में डिविडेंड तो 194 में तो डिडक्ट करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट मुझे बताओ कि क्या कंपनी 20 लाख पे TDS डिडक्ट करेगी 194 में एट द रेट ऑफ 10%, या 8 लाख पे? कितने पे TDS डिडक्ट करना होगा सो फार एज द कंपनी इज कंसर्न on that 20 lakh rupees which has been distributed, or students on that 8 lakh of the amount which has been
which has been considered as a deemed dividend under section 222D 222C, and the answer students is 222C में कितना डिविडेंड ये माना गया है स्टूडेंट्स, ओनली अप टू रुपीज़ 8 लाख। तो फिर ओनली अप टू रुपीज़ 8 लाख तक ही क्या है 194 में उसे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, बाकी और वो कुछ नहीं करने वाला है। तो ये देख रहे हो TDS अंडर सेक्शन 194 तो लिखा हुआ है यस, टिक मार्क किया गया है, करना होगा, और ये इस अमाउंट पे करना होगा 8 लाख पे। अच्छा, मिस्टर एक्स जो कि 10% के जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के, उनको तो कंपनी की तरफ से 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए मिल रहा है, 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन उस 2 लाख में से डिविडेंड का पोर्शन कितना है, उस 2 लाख में से डिविडेंड का पोर्शन कितना है 80,000। तो ये 80,000 रुपये ये जो डिविडेंड का पोर्शन माना जा रहा है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो फिर ये टैक्स कहाँ पे किया जाएगा, अंडर द IFOS। किसके हाथ में किया जाएगा, मिस्टर एक्स के हाथ में किया जाएगा, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड। तो ये डिविडेंड टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस हो गई है फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे। अब कैपिटल गेन्स पे आइए स्टूडेंट जल्दी से, CG का भी इम्पैक्ट देख लीजिए स्टूडेंट। CG का इम्पैक्ट है ऑन बोथ द कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के लिए भी एज वेल एज द शेयर होल्डर के लिए वो क्या है CG का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है सेक्शन 46(1) जो ये कहता है कि अगर कंपनी ने डायरेक्टली अपनी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है टू इट शेयर होल्डर, डायरेक्टली एसेट टू इट शेयर होल्डर, तो फिर कंपनी के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं सर, पहले उसने ये एसेट को मार्केट में बेचा और मार्केट में बेच के जो सेल प्रोसीड आया है वो सेल प्रोसीड उसने अगर बांटा है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या फिर कंपनी के हाथ पे कैपिटल गेन्स की चार्जेबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1? एंड द आंसर इज यस। तो ये जो एग्जाम्पशन दिया गया है 46(1) में, वो तभी दिया जाता है जबकि कंपनी अपनी लिक्विडेशन में डायरेक्टली अपनी एसेट को शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देती है, तब जाकर ही एग्जाम्पशन का लाभ लिया जा सकता है। कमिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स की बात की जा रही है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो कंपनी देती है, शेयर होल्डर के बेसिस पे आप क्यों कैपिटल गेन्स का चार्ज कर रहे हो? उन्होंने क्या दिया? उन्होंने नहीं दिया, लेकिन क्या उनकी राइट अब एक्सटिंग्विश हो जाती है, एक तरीके से कहा जा सकता है। राइट एक एक्सटिंग्विश हो जाती है उस कंपनी में पोस्ट द लिक्विडेशन हैज टेकन प्लेस, और क्योंकि वो राइट एक्सटिंग्विश हो जाती है स्टूडेंट्स, इस वजह से तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी अपने आप में एक तरीके से ट्रांसफर माना जाएगा, और क्योंकि वो अपने आप में ट्रांसफर है इस वजह से देयर वुड बी अ चार्जेबिलिटी दैट वुड बी अट्रैक्टेड। और इसकी चार्जेबिलिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने 46 सबसेक्शन 2 के अंदर बना के दी है। और क्या बोला है उन्होंने कि जो भी आपको ये राइट को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो पैसा मिला है, वो कितना पैसा मिला है, 2 लाख रुपए मिले इसे। 10% के हिसाब से देखा जाए तो उसको 2 लाख रुपए मिले, और उस 2 लाख में से जो उसको मिला है फॉर द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ हिज राइट एज अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो इस 2 लाख में से अब आप बताइए, इस 2 लाख में से स्टूडेंट्स अब आप लोग बताइए कि हाउ मच इज द पोर्शन ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, जिस पे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगा दिया गया है। तो वो जो डीम्ड डिविडेंड का जो हिस्सा है वो कितना है स्टूडेंट्स, इट इज रुपीज 80,000 का डीम्ड डिविडेंड है। और ये डीम्ड डिविडेंड को माइनस करके अब आप कह सकते हो that this is the consideration that will be considered for the purpose of the capital gains calculation। तो 2 लाख में से 80,000 रुपए का अल्टीमेटली जो हमने डिविडेंड के नाम पे उस शेयर होल्डर के हाथ पे टैक्स करवाया था, वो पर्टिकुलर पॉइंट है। और दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि आफ्टर रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर डिविडेंड एलिमेंट फ्रॉम दैट रुपीज 2 लाख, तो बैलेंस जो आपका 1,80,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए का ये जो आपका ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो बचा हुआ है, उसमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स उसमें से रिड्यूस की जाएगी। तो ये कैपिटल गेन्स की इम्प्लीकेशन होगी इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट मत कर देना ऑन द एंटायर 2 लाख, बिकॉज इसमें से एक पोर्शन टैक्सेबल वैसे ही हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अंडर द हेड IFOS। तो यही रीज़न है कि आपने ये अब अमाउंट को 10 लाख के ऊपर अल्टीमेटली आप लोग ये नहीं कर पाओगे, 12 लाख 1.2 लाख सॉरी। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो 1.2 लाख के ऊपर आप अल्टीमेटली इसकी चार्जेबिलिटी अंडर द कैपिटल गेन्स नहीं कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका डिविडेंड टैक्सेशन है एंड द कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। अब आइए स्टूडेंट्स ये पता लगाने की भाई कोई है ऐसे केस में जहाँ पे देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स स्टूडेंट्स, इज देयर एनी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स स्टूडेंट्स,
ये मुद्दा आ चुका, ये मुद्दा आ चुका स्टूडेंट्स, क्या कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है या नहीं स्टूडेंट्स। डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में कोई स्पेशल रेट, तो पहली बात समझ के चलिएगा कि एज अ थंब रूल पकड़ के चलना कि डिविडेंड पे ध्यान रखेंगे आप लोग, बिल्कुल है स्पेशल रेट। और यहाँ पर स्टूडेंट दो केस है, एक केस में नॉन रेसिडेंट के लिए तो हमेशा ही डिविडेंड इनकम टैक्स की जाएगी एट द रेट ऑफ 20%। तो स्पेशल रेट में आप लोग प्लीज़ ये चीज़ गौर करके रखना, क्योंकि भयंकर गलतियाँ हो सकती है और आप लोग मुंह के बल गिर सकते हो उस कॉन्टेक्स्ट में। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तुरंत लिख लेना कि देर आर टू स्पेशल रेट। एक नोट लिख दो जल्दी से, मैं डिक्टेट कर लेता हूँ। देर आर टू स्पेशल रेट on the basis of which the dividend can only be taxed on the basis of which the dividend can be taxed only at the special rate, and in all the other cases in all the other cases the dividend shall be taxable. Shall be taxable as per the rate applicable to the person, as per the rate applicable to the person. Point number 1, dividend received by a non-resident or a foreign company non-resident or a foreign company chargeable to the special rate of tax chargeable to the special rate of tax at the rate of 20% at the rate of 20% under section 115A, under section 115A। और दूसरा पॉइंट लिखो फ्रेंड्स, under section 115 BBD, under section 115 BBD, a domestic company को भी अंडरलाइन करो, domestic company receiving the dividend from its foreign subsidiary, receiving the dividend from its foreign subsidiary
are also are also subject to are also subject to the concessional rate of 15% without any deduction of the expenditure loss or allowances. अब ब्रैकेट में लिखो स्टूडेंट्स, फॉरेन सब्सिडरी का मतलब क्या है? Where the domestic company holds at least 26% of the voting power. Where the domestic company holds at least 26% of the voting power in such company. ठीक है? स्टूडेंट्स ये अपन भूल गए थे 222 ही, एक बार देख लेते हैं और फिर बाद में लेट्स डू द स्पेशल प्रोविजन विद दैट इम्पोर्टेंट केस स्टडी। दिल थाम के बैठिएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको पता होगा 222 ई में या तो मैंने क्या किया होगा, ये 115 बीबीडी का नोट लिख दिया आप लोगों ने। तो दो स्पेशल रेट है, तो मैंने क्या कहा था कि डिविडेंड चाहे अब जो भी हो, इवन डीम डिविडेंड ही क्यों ना हो, पहले आपको पता था मालूम है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर तक डीम डिविडेंड 222 ई का जो था वो 34.94% के रेट से टैक्स होता था। लेकिन अब वो भी प्रोविजन स्टूडेंट्स नहीं रहा। कहने का मतलब यही है ना कि वो भी प्रोविजन स्टूडेंट्स अब नहीं रहा है, so that there is no concept of 34.94% as in existence as on this particular date। ठीक है, तो वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आप लोग ध्यान रखना। अब जो पॉइंट हमारे सामने है स्टूडेंट्स, जिसे हमें कंसिडर करना है वो क्या है? सो हियर स्टूडेंट्स द पॉइंट दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस स्टूडेंट्स इज दिस। ध्यान से देखिएगा कि अगर लोन्स एंड एडवांसेस स्टूडेंट्स अगर लिए गए हैं, so what has been obtained students is like a loans and advances in this regard। अब लोन्स एंड एडवांसेस किसने किसको दिया है? तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने या तो अपने शेयर होल्डर को ही दिया है, वो शेयर होल्डर जिसका एज ऑन द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट हाउ मच 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन दैट कंपनी, 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ दैट कंपनी। अगर तो आप बोलते हो कि हाँ भाई ये आपने ऐसे लोन इन पर्टिकुलर शेयर होल्डरों को दिया है जो कि उस कंपनी में 10% और मोर वोटिंग पावर रखते हैं, तो फिर हम उसे भी फिर मान के चलेंगे एज व्हाट, एज अ डीम डिविडेंड। लेकिन डीम डिविडेंड कहाँ तक कंसिडर किया जा सकता है? अप टू व्हाट, अप टू द एक्यूमुलेशन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्स बट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। कहने का मतलब कि अगर कोई भी कैपिटलाइज प्रॉफिट अगर होगा जो कि प्रॉफिट को आपने शेयर कैपिटल में उसके कंसिडर कर लिया है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट को अबव दैट पर्टिकुलर अमाउंट स्टूडेंट्स विल नॉट बी देन कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट द डीम डिविडेंड इन दिस रिगार्ड। तो उसे आप डीम डिविडेंड का नाम नहीं दोगे, उसे आप स्टूडेंट्स डीम डिविडेंड का नाम नहीं दोगे, मतलब कि वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं होगा। तो डीम डिविडेंड किस बात का, किसकी बात हो रही है? द कैपिटलाइज प्रॉफिट। अच्छा, दूसरे केस पे स्टूडेंट्स की आपने लोन जो दिया है कंपनी, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन उस डायरेक्टली उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को नहीं दिया है जिसका उस पर्टिकुलर कंपनी में 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है। तो आपने डायरेक्टली उस शेयर होल्डर को नहीं दिया है पर्टिकुलर अमाउंट। ये जो लोन एंड एडवांसेस दिया जा रहा है वो इस शेयर होल्डर के अपने, फ्रेंड्स ये लोन एंड एडवांसेस दिया जा रहा है फॉर द शेयर होल्डर। ये जो शेयर होल्डर है स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर स्टूडेंट्स एज इट कैन बी सीन, दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर स्टूडेंट्स एज इट कैन बी सीन, देख रहे हो कि नहीं आप लोग?
को आपने लोन दिया नहीं है, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर एंटिटी या कंसर्न को लोन दे रखा है जिसमें ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो जरूरी नहीं है, प्लीज नोट करके चलना कि जब लोन देते समय ये जरूरी होगा देखना कि क्या वो शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर कंसर्न का, क्या है, एटलीस्ट 10% और अबाव वोटिंग पावर उसका है या नहीं। अगर तो है तो 222E द गेम इज ऑन, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे केस में स्टूडेंट वहीं से आप बाहर हो चुके हो। लेकिन अगर तो है और लोन्स एंड एडवांसेस किसको दिया गया है, प्राइमरी दिया गया है टू द पर्टिकुलर कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर, स्टूडेंट्स आर व्हाट स्टूडेंट्स, इन विच सच शेयर होल्डर स्टूडेंट्स आर दी having a substantial interest in that particular firm, तो वो substantial interest होना चाहिए at any point of time during the previous year. So if there is a substantial interest that is there at any point of time during the previous year, students, in that case we will say, in this case, that yes, there is a deemed dividend under section 222E that would be applicable in the hands of whom? In the hands of the shareholder. In the hands of the shareholder. To the extent of the deemed, वो तो ठीक है, वो तो particular point है, excluding the accumulated profit. तो बस ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड नाउ विद दैट वी कम टू द अमेंडमेंट पार्ट स्टूडेंट, जो कि मतलब कि जो लास्ट के ही अमेंडमेंट बने हुए थे। इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता ही होगा, आप लोग की नज़र होनी चाहिए ऑन .3 एंड .5, इन दोनों पॉइंट पे आपने अपनी नज़र रखनी है स्टूडेंट्स, .3 एंड .5 जल्दी से देखिए। सो स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे, इस सिचुएशन में आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 57 और 2 है ATM 57। प्लीज़ नोट करके चलना, जो डिडक्शन 57 का है ना, ये सबके लिए, ये गलत फहमी में मत रहना। तो अगर एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने लोन लेके रिलायंस में शेयर्स में इन्वेस्ट किया और रिलायंस से मुझको डिविडेंड आ रही है, तो वो मुझे जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, क्या जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मुझे डिडक्शन उसका मिल सकता है फ्रॉम द डिविडेंड इनकम। द आंसर इज यस, बिल्कुल। लेकिन एक अपर लिमिट दे रखा है स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिडक्शन कितनी होगी, एंड दैट इज 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। 20% है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये होगी आपकी मैक्सिमम लिमिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारी जनता क्लियर हो इस बात को लेके? तो ये मैक्सिमम 20% होगा विच विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन दिस रिगार्ड। फाइन। दूसरे केस पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मान के चलो स्टूडेंट्स, अगर वो एक कंपनी ने लिया होगा तो लोन, अगर एक कंपनी ने स्टूडेंट्स लोन लिया है, वो कंपनी जिसके हाथ में डिविडेंड फॉरेन कंपनी से उसको चार्ज होती है, किस सेक्शन में? 115 BBD। 115 BBD में उसको वो डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में वो डिविडेंड इनकम चार्ज होती है। तो ऐसे केस में उसने, कंपनी ने लोन लेके, वो फॉरेन कंपनी जिसमें उसका 26% और अबाव वोटिंग पावर है, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और फिर अब जब डिविडेंड इनकम आ रहा है उस कंपनी से, तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी तो है। तो क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी, जबकि ये जो फॉरेन डिविडेंड है उसकी असेसमेंट 115 BBD में हो रही है? तो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर स्पेशल रेट पे कोई भी इनकम अगर टैक्स होगा, तो उस पर आपने कोई भी स्पेशल रेट पे अगर कोई भी इनकम टैक्स होगा स्टूडेंट्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी पर्टिकुलर रेट एट ऑल, any particular rate in this context. Is that clear to all of you? तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स 20% का आपका कोई भी डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कोई भी डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा और एक है ATM। ATM यही चीज़ अब आपको बोलने के लिए है। पढ़िए एक बार स्टूडेंट जल्दी से। ATM,
तो ऐसे केस में स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये एटीएम की जो डिडक्शन है वो किसकी है, जो डिविडेंड आपने दिया उसकी डिडक्शन है एटीएम में, या जो डिविडेंड आपको मिला, जो मिला है डिविडेंड उसकी डिडक्शन आपको एटीएम में मिलती है, या फिर जो दिया है डिविडेंड आपने अपने शेयर होल्डर को उसकी डिडक्शन आपको एटीएम में मिलती है। तो किसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स एटीएम के अंदर मिलती है, ये बताइए। किसकी डिडक्शन एटीएम के अंदर मिलती है स्टूडेंट्स? तो जो डिडक्शन आपको मिला है उसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स। जो डिडक्शन, जो डिविडेंड आपको मिला है उसकी डिडक्शन आपको एटीएम में मिलती है। और यहाँ पर आपको अपर लिमिट दे दिया गया है। व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स इज नथिंग बट द अपर लिमिट, कि भाई मैक्सिमम कितना डिडक्शन हम आपको दे सकते हैं। तो ऐसे केस में इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम आपको जो हम डिडक्शन दे सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड दैट यू हैव रिसीव्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड दैट यू हैव रिसीव्ड, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो कितने तक का होगा, ऑफ द डिविडेंड दैट आई हैव पेड टू माय शेयर होल्डर अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। तो बीइंग अ कंपनी मेरी जो ड्यू डेट होगी टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम वो 31 अक्टूबर होगी। तो अप टू 30 सितंबर, अप टू 30 सितंबर स्टूडेंट्स 2022, अप टू 30 सितंबर 2022 तक मैंने अपना कितना आरओआई, कितना अपना डिविडेंड बांट दिया है। प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, अप टू 30 ऑफ सितंबर 2022 मैंने कितना डिविडेंड बांटा है, उतने तक का मैक्सिमम अमाउंट मेरा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मेरा डिडक्शन बनेगा, मेरा डिडक्शन बनेगा। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन स्टूडेंट्स ये सिचुएशन बनने वाला है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए क्या कि आपने डिविडेंड बांटा रहेगा करंट प्रीवियस ईयर में और अगले साल तक, लेकिन कब तक, अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है आपका स्टूडेंट्स, अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो अप टू 30 ऑफ सितंबर 2022 तक आपने कितना रिटर्न, आपने कितना डिविडेंड बांटा होगा कितना बांटा होगा उतना वो मैक्सिमम लिमिट बनेगी। स्टूडेंट्स आपको डिविडेंड मिला है उसकी डिडक्शन की बात हो रही है, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या लेना है वो आपको अभी हमने देख लिया। अच्छा कुछ डिविडेंड स्टूडेंट्स आपको मिले हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में भी, और कुछ डिविडेंड आपको मिले हैं इवन आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। कुछ डिविडेंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट से मिले हैं, इवन इवन मैं स्टूडेंट्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ये डिविडेंड इनकम मिले हैं स्टूडेंट्स, आपको डिविडेंड इनकम मिले हो स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इवन इवन इन द नेक्स्ट ईयर बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। तो फिर क्या आप लोगों को उसका डिडक्शन मिलेगा? सो वेदर स्टूडेंट्स यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। वो जो डिविडेंड आपको अगले साल भी जो मिला है ना, थोड़ा बहुत मई जून जुलाई ऐसा कुछ मिला होगा, तो उसका भी आपको एटीएम में डिडक्शन मिलेगा, या फिर सिर्फ करंट ईयर में ही जो आपको डिविडेंड मिला होगा उसकी डिडक्शन एटीएम में बनेगी। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये बात सही है कि जो अपर लिमिट है एटीएम का डिडक्शन, उसको पता लगाने के लिए हमने कितना डिविडेंड पे किया है अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, हमने कितना डिविडेंड अमाउंट को पे किया है अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन लेकिन इस सिचुएशन में लेकिन इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो डिविडेंड जो आपको मिला है, जिसका डिडक्शन आपको एटीएम में मिल रहा है, वो तो उसी सेम प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड होना चाहिए, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22। ये मैक्सिमम लिमिट के लिए आप जाते हो नेक्स्ट ईयर और उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई के 1 महीने पहले
अ मंथ एंड बिफोर द ड्यू फाइलिंग ऑफ द आरओआई, वहां तक आप लेके जाते हो, वो तो अपर लिमिट के लिए। लेकिन किसका डिडक्शन आपको लेना है डिडक्शन तुरंत आपको वही डिविडेंड का जो आपको मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट, और इसी को लेके अब बेहतरीन केस स्टडीज, ये भी मैंने वही टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है स्टूडेंट्स। ये सारे देखो, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, बेहतरीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जल्दी से रिवाइज कर ली जाती है। आइए स्टूडेंट्स, पहला है इंटरेस्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 57 इन वेरियस सिचुएशन, वो देखते हैं हम लोग। ये वही टेलीग्राम चैनल में सी दुर्गेश सिंह 28 अप्रैल 2022 के आप पोस्ट में देखना, 28 अप्रैल 2022 के पोस्ट में आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है सी दुर्गेश सिंह और फाइनल ड्यूटी बाय सी दुर्गेश सिंह। जैसा वो लोग पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर वो शेयर होल्डर है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर वो क्या है शेयर होल्डर स्टूडेंट्स, 115 BAC देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये प्लीज बी केयरफुल रहना। यहाँ पे ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम ये आपको मिलेगा देखने को। वहाँ पर आप ये चीज़ सीखोगे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ शेयर होल्डर हूँ और मैंने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर रखा है, या ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम को मैंने ऑप्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में मुझे 115 BAC मैंने लिया है या मैंने नहीं लिया है, दोनों ही केस में मुझे 57 का डिडक्शन स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ये जो एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है ना, मुझे दोनों ही केस में इसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा एज एन इंडिविजुअल, भले मैंने लिया है या नहीं लिया है। आपको मैं वैसे मैं बता दूं, IFOS को लेके स्टूडेंट्स, IFOS को लेके अगर मैं 115 BAC को ऑप्ट करता हूँ ना, तो दो चीज़ों की पाबंदी लगती है, दो डिडक्शंस की पाबंदी लगती है IFOS के एड में। क्या कोई रिकॉल कर सकता है स्टूडेंट्स कि 115 BAC के अंदर IFOS का अगर मैंने स्टूडेंट्स अगर मैंने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम को कंसिडर कर लिया है, तो वो दो कौन से सिचुएशन होंगे जिसके अंदर आप लोगों को IFOS के हेड के अंदर कुछ पाबंदी देखने को मिलेगी सो फार एज ए डिडक्शन कंसर्न। तो वो जो दो पर्टिकुलर पॉइंट है जो बताया गया है स्टूडेंट्स, वो दो पॉइंट कौन से हैं? बिल्कुल सही। तो वो जो दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, दैट 2 पॉइंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, वो दो पॉइंट है। एक तो 1032 वाला जो कैपिटल जो क्लबिंग प्रोविजन में वो होता है ना, जब आप क्लब करते हो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में, तो आपको कुछ 1500 रुपये वो सब एग्जामेशन मिल जाती है, तो वो एग्जामेशन को आपको फॉरगो करना है 1032 वाला। और दूसरा पॉइंट है फैमिली पेंशन को लेके, जिसपे कि 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 जो कि डिडक्शन दी जाती है आपको, वो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, ये प्राइमरी, ये दो आइटम्स ऑफ डिडक्शन अंडर द IFOS, वो आइटम्स को आपको फॉरगो करना पड़ता है। दीज आर द आइटम्स विच यू आर सपोज टू फॉरगो। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है फॉर द लोन विच हैज बीन टेकन, फॉर द लोन विच हैज बीन टेकन by the individual or the HUF being the shareholder of that particular company, जो कि उनके लिए अगर 115 BAC भी अगर वो ऑप्ट कर लेते हैं द ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर एन इंडिविजुअल और दी HUF, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही केस में क्या उसे डिडक्शन मिल जाएगा। द आंसर इज यस, भले वो 115 BAC ले या ना ले, उसको ये डिडक्शन तो 20% का तो मिल ही जाएगा ऑफ दी एक्सपेंडिचर दैट इट हैज इनकर्ड। ये मैक्सिमम 20% का उसे डिडक्शन मिल जाएगा ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम रिसीव्ड। डोमेस्टिक कंपनी अगर शेयर होल्डर है तो यहाँ पे केयरफुल रहिएगा फ्रेंड्स। डोमेस्टिक कंपनी अगर शेयर होल्डर है तो, और उसने लोन लिया है, डोमेस्टिक कंपनी ने लोन लिया है ताकि वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, तो इस वजह से कंपनी को क्या हो चुका है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आया, और ये डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रही है स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रही है। तो क्या डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, क्या डिडक्शन स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 57 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डंके की चोट पे मिलेगा, कोई पाबंदी नहीं है। और रेट ऑफ टैक्स भी तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगना है ऐसे केस में। इवन फॉर द रेट ऑफ टैक्स इट वुड बी कंसिडर एज अ नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। तो इस वजह से कोई भी पाबंदी डिडक्शन उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का नहीं होगा सो फार एज सेक्शन 57 इज कंसर्न।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर तो शुद्ध, अभी हम लोग देखेंगे ये चीज़, अब अभी से बता रहा हूँ, अगर तो एसएससी ने 115 बी ए बी, वो डोमेस्टिक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अगर उन्होंने कोई लोन लेके वो अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और उस लोन के वजह से दे आर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर्स, वो लोन की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर एक तरीके से इनकर हो रहा है, एंड देयरफॉर नाउ कैन दे क्लेम अ डिडक्शन इन कॉम्प्यूटिंग द इनकम अंडर द सेक्शन 115 BAB। तो क्लियर कट 115 BAB ने इसको पूरी तरह से मना किया है कि नहीं, वो पर्टिकुलर केस में दे कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन प्राइमरी, ये डिडक्शन उस सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा। 115 BAB स्टूडेंट्स है ही काफ़ी सारे, अब देखोगे आप लोग कि किस तरीके से वो डायरेक्टली क्या कर लेता है, डिसअलाउ पूरा कर लेता है। अदर इनकम को लेके जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अदर इनकम को लेके यू विल फाइंड इट आउट अ वेरी वेरी मायोपिक पर्टिकुलर थॉट, एक काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव थॉट है स्टूडेंट्स। किसको लेके स्टूडेंट्स? इन रिस्पेक्ट ऑफ दी, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी अदर इनकम। जब आपने वो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अगर कोई अदर इनकम होगा तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अदर इनकम को भी हम अकोमोडेट करेंगे। भाई सबको अकोमोडेट तो करना पड़ेगा 115 BAB के अंदर, लेकिन अदर इनकम वालों सुधर जाइए, आप लोगों का जो रेट होगा दैट रेट वुड बी एट द रेट ऑफ 25.168% विदाउट एनी, दिस इज द टैक्स रेट, flat tax rate 25.168%, but without any what, without any students deduction of in the interest expenditure। तो बिना किसी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेते हुए ये डिडक्शन का बेनिफिट स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये पर्टिकुलर इनकम जो भी बनेगा दैट पर्टिकुलर इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 25%, 25.168%, जो कि ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम है 115 BAB का। जहां पे उसने 115 BAA को ऑप्ट कर रखा है, तो देखेंगे कंपैरिजन में स्टूडेंट्स, क्या कंपैरिजन में देखा जाएगा कि नहीं 115 BAA में तो ऐसा कोई आपत्तिजनक वाले प्रोविजन है ही नहीं, और इसी वजह से आपको अगर कोई डिडक्शन चाहिए तो जाइए बाजू वाले दुकान में, उन्होंने क्या कर रखा है 115 BAA का ऑप्शन खोल रखा है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी पर्टिकुलर ढाबा है। और यही वजह है कि ऐसे केस में, यही वजह है स्टूडेंट्स कि ऐसे पर्टिकुलर केस में वो 115 BAA अगर उसने ऑप्ट कर रखा है तो वो तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे ये डिडक्शन क्या क्लेम कर पाएगा, वेदर ही कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, एंड द आंसर इज यस, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी असेसेबल अंडर सेक्शन 44 BVD, अभी अभी आपके साथ मैंने चर्चा की थी स्टूडेंट्स, एक बार देख लो। इनको तो भाई स्पेशल रेट ही दिया गया है ना, जब स्पेशल रेट ही दिया गया है, भले वो नॉर्मल प्रोविजन ले, भले वो अल्टरनेट प्रोविजन करे, या भले ही वो 115 BAB या 115 BAA ही में वो ऑप्ट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अदर इनकम, देन इन रिस्पेक्टिंग ऑफ व्हाट, द रिमेनिंग अदर इनकम, in that particular case students, in that particular case will he be eligible for students, तो क्या ये सिचुएशन में उनकी कोई एलिजिबिलिटी बनेगी, will he be actually be eligible for the interest expenditure earned on such dividend income, and the answer is no। ठीक है, अब ये दो केसेस हो गए कि शेयर होल्डर कौन है भाई, इंडिविजुअल एचयूएफ डोमेस्टिक कंपनी, अब फॉरेन कंपनी को हमने बना दिया शेयर होल्डर, और उसको ये डिविडेंड किससे मिल रहा है, डोमेस्टिक कंपनी से, ताकि वो सेक्शन 5 का जो डीम्ड अक्रूवल है इंडिया में स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी वो बना रहे, दैट इज द पर्पस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंपनी का लिए तो मैंने 115 आपको बोल ही दिया था, 20% का रेट के हिसाब से होता है, इस वजह से कोई भी एक्सपेंडिचर की रिडक्शन नहीं होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। तो तुरंत यहाँ पे दिस इज व्हाट इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब जरा ATM की तरफ आइए।
एटीएम, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट। वेरेस 57 का डिडक्शन तो स्टूडेंट सभी लोग ले सकते हैं, 57 का डिडक्शन तो सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट एटीएम, क्या वो डिडक्शन सभी लोग ले सकते हैं? बताइए जरा आप स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M, अब हम लोग देखते हैं इसकी केस स्टडी पर आ जाइएगा, तो प्लीज़ नोट करके चलना। ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम जो अब हम लोग देखने वाले हैं, इसमें आपको पता चलेगा, शायद आपको याद भी होना चाहिए कि आपको दो सेक्शन कंपनी को मिलता है। एटीएम की डिडक्शन किसको मिलती है? कंपनी को मिलती है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, isn't it? तो उसके लिए है। तो अगर आप नोटिस करो कि आपने 115BAB और 115BAA में पढ़ा होगा कि चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द टू सेक्शन विच इज 80JJAA एंड एटीएम। इन दोनों सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे पर्टिकुलर डिडक्शन आपको फोरगो करना पड़ेगा अगर तो आप 115BAA या 115BAB का ऑप्शन लेते हो। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल प्रोविजन में एटीएम की डिडक्शन, फिर 115BAB में एटीएम की डिडक्शन, और फाइनली 115BAA में एटीएम। तो इस सब जगह पे आपको मिल रहा है। तो पहला पॉइंट देखो, डोमेस्टिक कंपनी रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम, किससे डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड इनकम उसे मिला है? डोमेस्टिक कंपनी को ये डिविडेंड इनकम आखिर किससे मिला है? तो पॉइंट नंबर 1 में बोला गया कि फॉरेन कंपनी से मिला है। वो फॉरेन कंपनी से मुझे मिला है जिसमें मेरा वोटिंग पावर 26% या अभाव है। तो अब आप मुझे बताओ तो स्टूडेंट्स, क्या फिर मुझे एटीएम की डिडक्शन मिल पाएगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी स्टूडेंट्स। आप लोग समझने की कोशिश करें, भाई पाबंदी किस बात को लेकर है? पाबंदी इस बात को लेकर है ना, ये जो पाबंदियां जो हमने अभी तक डिस्कस जो की है स्टूडेंट्स, वो किस बात को लेकर था? वो यही बात को लेकर था कि जो आपने प्राइमरी देखो, जो डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, द डिविडेंड स्टूडेंट्स दैट यू विल बी रिसीविंग इट फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, वो डिविडेंड अमाउंट स्टूडेंट्स, दैट पर्टिकुलर डिविडेंड अमाउंट which you are going to receive it from the foreign company, उस डिविडेंड अमाउंट की अगर आप बात करो, उस डिविडेंड अमाउंट की स्टूडेंट्स अगर आप बात करो, तो फिर उस पर वो फॉरेन कंपनी जहाँ पे 26% और अबाव आपका वोटिंग पावर है, तो वो 115BBD में बोलता है कि 15% का रेट पे एसेस किया जाएगा विदाउट द डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर के डिडक्शन के बगैर ये 115BBD में इसकी एसेस होगी। लेकिन हम एटीएम में किसका डिडक्शन दे रहे हैं? हम तो उस डिविडेंड जो आपको मिला है उसी का डिडक्शन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मुझे वो डिविडेंड का ही डिडक्शन मिल सकता है जो मुझे मिला है? एंड आंसर इज यस, व्हाई नॉट। तो ऐसे केस में बिल्कुल मिलेगा। और अगर फॉरेन कंपनी, अदर देन फॉरेन कंपनी अगर छोड़ दो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग नोटिस करना कि फिर वो सिचुएशन क्या होगा। तो डिडक्शन जो होगा दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, lower of such dividend received during the previous year and included in the GTI। तो जो कि डिविडेंड मुझे मिला है प्रीवियस ईयर में एंड विच इज इंक्लूडेड इन जीटीआई, मैं क्यों इसको एम्फोसाइज करता हूँ? क्योंकि जो आपने अदर मान के चलो कि मैंने एक डोमेस्टिक कंपनी, मैं भी डोमेस्टिक कंपनी हूँ, मैंने दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से क्या किया है, वो डिविडेंड रिसीव किया है। लेकिन वो डिविडेंड जो मैंने रिसीव किया है स्टूडेंट्स, वो जो डिविडेंड मैंने रिसीव किया है, दैट डिविडेंड इनकम स्टूडेंट विच आई हैव रिसीव्ड इट प्राइमरी, उस पर मेरे एक लोन है और वो लोन पे अल्टीमेटली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है।
तो ऐसे केस में क्या मुझे वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उस डिविडेंड इनकम से मिल जाएगा जो कि नॉर्मल प्रोविजन में असेस हो रहा है? द आंसर इज यस, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। 115 बीबीडी की अगर हम बात करें तो वहां पर तो 57 का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, लेकिन 115 बीबीडी को छोड़ दिया जाए तो क्या फिर आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57? द आंसर इज यस। तो यही वजह से ये पॉइंट लिखना जरूरी था। द डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू द लोअर ऑफ सच डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इंक्लूडेड इन द जीटीआई, और उसे कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? विद द डिविडेंड दैट द डोमेस्टिक कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई। बस वही चीज़ है, लेकिन बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन आ जाएगा आपको किसका? ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, और उसके बाद आपका नेट डिविडेंड अमाउंट आपके जीटीआई में जो शामिल है उससे कंपेयर किया जाएगा विद व्हाट? द डिविडेंड दैट द डोमेस्टिक कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो शेयर होल्डर कंपनी और अदर कंपनी, तो शेयर होल्डर कंपनी जो है वो ए लिमिटेड है, टेक्स अ लोन फॉर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, डिडक्शन ऑफ 57 ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज ₹20,000, एक आपको दे दिया गया, ठीक है। अदर कंपनी बी लिमिटेड ने डिविडेंड अमाउंट कितने का? 1 लाख का पे किया टू ए लिमिटेड। कब पे किया? 28/3/2022 को, मतलब 21-22 को ये किया है। डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹30,000 इज पेड टू ए लिमिटेड ऑन 15th। तो 2 डिविडेंड ए लिमिटेड को मिल रहा है फ्रॉम बी लिमिटेड। एक का तारीख है 28 मार्च और दूसरे का तारीख है 15 अप्रैल का तुरंत। तो बताओ, तो क्या आप 15 अप्रैल के डिविडेंड को कंसिडर करोगे? नहीं करोगे, आप सिर्फ 28 मार्च के डिविडेंड को ही कंसिडर करोगे। लेकिन जब उस 28 मार्च को डिविडेंड जो कंसिडर आप करोगे और वो जिसे आप कंपेयर करोगे फॉर द अपर लिमिट, वो किसके साथ कंपेयर होगा? एज ऑन अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, आपने कितना खुद से डिविडेंड पे किया है। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स अ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर अप टू 30 सितंबर 2022। कितने तक का पेमेंट हुआ है अप टू 30 सितंबर 2022? 90,000 का फ्रेंड्स। और फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M टू ए लिमिटेड जो है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M जो है किसे दी जा रही है? टू ए लिमिटेड। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अगर तो आप देखोगे तो बताइए क्या मिल रहा है आप लोगों को? पहला पॉइंट, ए लिमिटेड ने नॉर्मल प्रोविजन को ऑप्ट किया है। तो नॉर्मल प्रोविजन को ऑप्ट किया है स्टूडेंट्स, तो क्या वो 20,000 का एक्सपेंडिचर जो है 57 का, उसे क्या वो बेनिफिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 80,000 ये आपका डिविडेंड है जो कि जीटीआई में इंक्लूडेड है। अब वो 80,000 का डिविडेंड को कंसिडर आपको करना है, वो 80 तो 1 ही लाख वाला डिविडेंड होगा जिसमें से आपने वो 20% का डिडक्शन ले लिया, 20% का डिडक्शन, 20,000 का डिडक्शन ले लिया स्टूडेंट्स। और फिर 80,000 का आपका ये अमाउंट बना है। उस 80,000 को आप कंपेयर करोगे विद व्हाट? विद द डिविडेंड दैट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? 90 का। 90,000 तो 80 ही मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे, ए लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAB। अच्छा, 115 BAB में मुझे बताओ कि जो डिविडेंड हमारा जो इंक्लूडेड है जीटीआई के अंदर, क्या वो 57 के डिडक्शन के बाद जीटीआई के अंदर बैठेगा या बिना डिडक्शन के जीटीआई के अंदर बैठेगा? तो आपको तो बोला ही गया था ना, कोई बीएबी में तो कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं है। नहीं, अगर आपको रिकॉल होता हो तो मैं आपको अभी बता दूंगा, अभी करेंगे तो आपको कोई डिडक्शन वहाँ पे मिलता नहीं है। तो अकॉर्डिंगली वी विल से दैट 1 लाख का केस है, नो डिडक्शन सेक्शन 57 लॉ, दैट इज फाइन। ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। और डिडक्शन अंडर ATM कितना होगा? 90,000 का। 90,000 का सूरत है ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M कितना होगा? सूरत 90,000 का है मैक्सिमम। कैसे 90,000 आ गया? 1 लाख जो आपका है डिविडेंड विच इज इंक्लूडेड इन द जीटीआई कंपेयर्ड विद द डिविडेंड दैट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अ मंथ बिफोर विच 90,000। तो ये बैलेंस, तो आपको क्वेश्चन आएगा लेकिन सर ये 10,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिला है, तो सॉरी फाइनली टोटल इनकम कितना बनेगा? जीटीआई में डिविडेंड बैठा है 1 लाख का, जीटीआई में डिविडेंड बैठा है फ्रेंड्स 1 लाख का, और उस हिसाब से अगर जीटीआई में डिविडेंड बैठा है 1 लाख का और मुझे डिडक्शन मिल रहा है 90 का, मुझे डिडक्शन फ्रेंड्स मिल रहा है 90 का, तो फिर बताइए जनाब
मेरे पास फिर बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, 10,000 रुपये। मेरे पास बैलेंस अमाउंट स्टूडेंट्स हो चुका है 10,000 रुपये ऑफ द डिविडेंड। इज अ डिविडेंड एंड अदर इनकम? बिल्कुल, ये एक अदर इनकम है। तो आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स 115 BAB में जो अदर इनकम जो है उस पे वो जो 115 BAB का 17.16% वो अप्लीकेबल नहीं होता रेट। ये अदर इनकम पे जो रेट लगेगा वो रेट होगा स्टूडेंट्स किसका, एट 25.168% का। एट 25.168% का ये रेट लगेगा एंड दैट इज द पॉइंट। एंड लास्ट वन नॉट द लीस्ट इज ए लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAA। तो BAA में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है तो कोई पाबंदी उस पर नहीं है। तो मतलब कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, हाँ वो बड़े डिडक्शन में तो पाबंदी सब में है, 35 33 AB 35 AD प्रॉफिट डिडक्शन, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर इन पे कोई पाबंदी नहीं है। तो पाबंदी नहीं तो ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेगा 20,000 का। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम ऑफ 1 लाख तो कितना बन जाएगा, 80,000। 80,000 इज इन द GTI। 80,000 रुपये स्टूडेंट्स फिर आपका वो GTI के अंदर है, isn't it? 80,000 is in the GTI, फाइन। और मैक्सिमम फिर डिडक्शन कितना आपको मिलेगा, 80,000 तक ही मैक्सिमम डिडक्शन आपको दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ अल्टीमेटली कंप्लीट हो चुका है एंड दैट एक्जैक्टली द पॉइंट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस प्रोपोजिशन। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आर अदर पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, और वो है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स अदर पर्टिकुलर पॉइंट होगा एंड दैट इज अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स। तो ये तो डिविडेंड का टैक्सेशन था। अब चालू करो अल्टरनेट टैक्स रेजीम। अल्टरनेट टैक्स रेजीम 115 BAB 115 BAA के साथ पहले शुरू करेंगे और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 115 BAB एंड 115 BAA। अब उसमें जो डिविडेंड का पॉइंट है ना, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। जिन्होंने पढ़ा नहीं रहेगा या जिसको रिकॉल नहीं होती रहेगी उन सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल जाएगा। इसको सिलेक्टेड ही करूँगा मैं, ये जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरिया है ऐसा सबको पता है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे। तो ओनली द सिलेक्टेड पर्टिकुलर ऑन कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स ये चीज़ करवा जाएगी। रेट्स पे खेल है, असली खेल तो स्टूडेंट्स रेट्स का ही है। तो ये चीज़ें आपको करवाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स मुलाकात करते हैं, तो आप लोग रीड कर लो इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट टैक्स रजीम में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 115 BAB और 115 BAA, ये वैसे तो आप लोग को आइडिया होगा कि 115 BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वालों के लिए बनाया गया है, और 115 BAA का जो प्रोविज़न है वो स्टूडेंट्स एनी डोमेस्टिक कंपनी दोनों के लिए। दोनों चीज़ ध्यान रखना कि आपने डोमेस्टिक कंपनी को ही फोकस करना है। 115 BA जो तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो अब एक तरीके से रिडंडेंट हो गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 115 BAA। अब देखा जाए तो 115 BA का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो है तो ये दो सेक्शन ही स्टूडेंट्स, 115 BAA एंड 115 BAB। इसके अंदर स्टूडेंट ध्यान रखें कि जो रेट्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बेस रेट तो भले 15% नाम का है, लेकिन यहाँ पर आपने सरचार्ज को लोड करते ही जाना है। सरचार्ज जो होगा स्टूडेंट्स उसको तो आपने लोड करते ही जाना है वो, और सरचार्ज का जो रेट है वो 10% है। 10% आपको फ्लैट इररेस्पेक्टिव जो होगा स्टूडेंट्स आपने लोड करना है, और वो 4% HEC भी आपने क्या करना है, जोड़ देना है। तो इफेक्टिव रेट अगर आप देखोगे तो 17.16% का रेट बनेगा, लेकिन ये सारे इनकम पे नहीं आपने 17.16% का रेट लगवाना है। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे सो फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न, तो यहाँ पर ये 17.16 का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपने स्टूडेंट्स लगवा देना है ओनली इन द केस ऑफ सम ये द इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग और द इनकम विच इज इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दो चीज़ें मैंने आपको कही है, बताओ मेरे साथ रिपीट करो स्टूडेंट्स। इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड द इनकम विच इज इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी।
तो ये दोनों को आप 17.16% का रेट लगाएंगे इसका। लेकिन उसके पहले जाने के पहले स्टूडेंट्स आप ये पता लगाओ कि 115 BAB में जो आपने टोटल इनकम कंप्यूट कर रखा है, जिस तरीके से उन्होंने आपको 115 BAB में बताया है कि कैसे टोटल इनकम को कंप्यूट करना है, क्योंकि बहुत सारे बड़े डिडक्शंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से 115 BAB की टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी। तो वो जो टोटल इनकम आपने 115 BAB में कंप्यूट किया, पहले तो आप ये देखो स्टूडेंट्स कि कोई ऐसा इनकम है उस टोटल इनकम के अंदर जो आपने 115 BAB में कंप्यूट किया है जिसके अंदर स्पेशल इनकम है, जो कि इस पे टैक्स रेट स्पेशल रेट बनेगा, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट का टैक्स बनता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने यही पता लगाना है कि क्या आपको ने कोई स्पेशल इनकम का कोई केस आपके पास बन रहा है जिस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगवाया जा सके। अगर तो है ऐसा कुछ स्टूडेंट्स, अगर तो है ऐसा कुछ स्पेशल रेट, तो वो स्पेशल रेट को आपको पहले आजमाना होगा। और क्योंकि अब यहाँ पे भी केयरफुल रहना आप लोग स्टूडेंट्स कि आपको स्पेशल इनकम पे जो भी रहेगा आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देना है, सरचार्ज जो 10% का है वो लोड तो करके ही रहना है स्टूडेंट्स। चाहे कुछ भी हो जाए स्टूडेंट्स, ये सरचार्ज तो लोड होके ही रहेगा। फॉर वॉट एवर बी द रीज़न, द सरचार्ज विल बी लोडेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये सरचार्ज कितना, 10% का ही है और 4% का HEC। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इस बात को लेके कि टोटल इनकम पे आपकी नज़र नहीं होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है स्टूडेंट्स इस केस में कि आपने जो भी स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट लगवा के टॉपअप कर दो 10% सरचार्ज और 4% HEC, और उसकी इफेक्टिव रेट आप अप्लाई कर देना। वो इफेक्टिव रेट आप अप्लाई कर दोगे ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेशल इनकम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये पहला पर्टिकुलर पॉइंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, इसके अलावा स्टूडेंट्स तो ये रेट ऑफ टैक्स ऑन द स्पेशल इनकम ये चीज़ आपको बताई गई है इस सिनारियो में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने ये मिल रहा है रेट ऑफ टैक्स ऑन द इनकम कवर्ड अंडर चैप्टर 12। ये देख रहे हो, एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, फिर चार्जेबल टू टैक्स अंडर 112 है, और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111 है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उन पर आपने वही करना है। अब उसके बाद रेट ऑफ टैक्स ऑन दी अदर इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो स्पेसिफिक रेट। ये खतरनाक केस है और यही चीज़ हमारे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में आया था। जैसे कि आपको पता है कि 57 का डिडक्शन आपको मिलता था, इजंट इट, 57 का डिडक्शन आपको मिलता था। तो मान के चलो कि ये सारी डोमेस्टिक कंपनी के पास, अगर एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं कि इनके पास क्या है, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन दी अदर कंपनी जिससे उनको डिविडेंड इनकम मिल रही है। तो ऐसे केस में अगर तो उन्होंने 115 BAB का ऑप्शन को ऑप्ट कर रखा है, तो फिर क्या बोला गया था आपको कि अदर इनकम अगर है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अदर इनकम अगर है आपके पास तो बिना किसी डिडक्शंस के, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, सीधा सीधा आपने उसी अदर इनकम पे क्या कर देना है, 25.168%। कहने का मतलब है 22 + 10 + 4 का इफेक्टिव रेट 25.168% आपको लगवा देना है ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो वो चीज़ ध्यान रखना। इस पे और एक एग्जांपल आपको दिया गया, देखो नीचे जो एरो मार्क किया गया कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर होगी तो ऐसे केस में क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर आपने 115 BAB का अगर केस ऑप्ट किया है। लेकिन वही चीज़ अगर आप 115 BAA की तरफ आ जाओ तो आपको याद करो, डिविडेंड टैक्सेशन में भी हमने वो एक चार्ट देखा था जहाँ पे ये आपको बोला गया था कि भले ही आपने 115 BAB अगर आपने ऑप्ट करा होगा तो उस पर भी आपको क्या वो बेनिफिट दे दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। सो इन दैट केस यू विल बी ग्रांटेड दिस पर्टिकुलर बेनिफिट विच वॉज बीइंग देयर इन दिस रिगार्ड। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये बेनिफिट स्टूडेंट्स आपको एक्सटेंड किया जाएगा एंड दैट एक्जैक्टली इज द पॉइंट। कहने का मतलब है डिडक्शन जो होगी 57 की वो दे दी जाएगी, और ऐसे दूसरे कोई अदर इनकम होंगे तो सब पे आपको डिडक्शन मिलेगा, और आपको सिर्फ 25.168% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा ऑन द नेट इनकम। जो नेट इनकम 115 BAA पर्पज़ के लिए, उस नेट इनकम पे आपको 25.168% लगा देना है। 115 BAA आसान है स्टूडेंट्स, उस पर सिर्फ दो ही आपके पास प्राइमरी रेट है। एक तो प्राइमरी जो होगा, इनफैक्ट ये दो ही रेट है। एक तो आपका कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम पे आप स्पेशल रेट लगवाएं, स्पेशल इनकम पे स्टूडेंट्स आप स्पेशल रेट लगवा दें।
और जो बैलेंस होगा इनकम जो आपने 115BAA में कंप्यूट किया है, तो उस पर आपने क्या कर देना है, ये 25.168% का रेट लगवा देना है। लेकिन फिर वापस से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जो स्पेशल इनकम जिस पे आप स्पेशल रेट लगाओगे उस पर जरूर से टॉप अप करिएगा 10% ऑफ सरचार्ज एंड 4% ऑफ HEC, और इफेक्टिव रेट के बेसिस पर ही उस स्पेशल इनकम पे आप क्या करोगे, टैक्स लगाओगे। इफेक्टिव रेट के आधार पर ही आप क्या करोगे, स्पेशल इनकम पे टैक्स लगाओगे। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल विल बी डूइंग इट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो दो ही रेट है 115BAA के लिए। इनफैक्ट अब तक तो हमने 115BAB में 3 रेट देख चुके हैं, जहाँ पे एक स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट, अदर इनकम पे आपका जो रेट बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, अदर इनकम पे बिना डिडक्शंस के 25.168%, और तीसरा है जो द इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड द इनकम विच इज इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग। तो डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग, उस पर आपने 17.168% का रेट लगा देना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, ये अदर इनकम अगर आप देखोगे तो अदर इनकम का मतलब यही निकलता है स्टूडेंट्स। अदर इनकम का मतलब क्या होगा, डिफाइन करो जल्दी से। अदर इनकम का मतलब है इनकम विच इज, तीन चीज का एक्सक्लूजन है ये। अदर इनकम मीन्स इनकम विच इज नॉट नाइदर स्पेशल इनकम। मेरे साथ रिपीट करो, अदर इनकम का मतलब है इनकम विच इज नाइदर स्पेशल इनकम, income which is neither derived from manufacturing, and the income which is not incidental to manufacturing। ये है डेफिनेशन अदर इनकम का, which is neither a special income nor income which is derived from manufacturing, nor it is an income which is incidental to the manufacturing activity। ये है आपका अदर इनकम, और उस अदर इनकम पे ये रेट आपको लगवा देना है बिना किसी डिडक्शंस के, when you are computing the tax as per 115BAB। अच्छा, इस पे थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, rate of tax on short-term capital gains derived from transfer of a capital asset on which no depreciation is allowable under the act। तुरंत अब एक चिंता की बात बनती है ना कि यार एक तरफ से आप एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे हो, सबसे बड़ी चिंता आती है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस तो अपने आप में एक अदर इनकम बोला जा सकता है। वन कैन आर्ग्यू दैट दिस द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज नथिंग बट अ स्पेशल इनकम। और अगर तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो है वो अपने आप में एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, इफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग वो अपने आप में क्या है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो अगर 115BAB में ध्यान रखना, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कंप्यूट अगर आप करोगे तो कोई एक आर्ग्यूमेंट कर किया जा सकता है कि सर कोई डिडक्शन हमें अदर इनकम का मिलता नहीं है, और कोई डिडक्शन अगर हमें अदर इनकम का मिलता नहीं है तो उस लिहाज से ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका भी डिडक्शन फिर हमको मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिर बहुत बहुत ही अल्टीमेटली अनजस्ट हो जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि ये अपने आप में एक अदर इनकम है, क्योंकि अपने आप में एक अदर इनकम है, उस पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन नहीं दोगे अगर आप 115BAB में कंपटीशन कर रहे हो तो इस वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली कार्व आउट कर रखा है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर है विच इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो 115BAB के कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में रेट तो चलो ठीक है 25.168% ही लगेगा, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन कम से कम मिल जाएगी? द आंसर इज यस। अच्छा, प्लीज नोट करके चलना, ये वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है जिसपे स्पेशल रेट लगता होगा 111A का, क्योंकि अगर 111A का अगर स्पेशल रेट अगर लगता होगा तब तो हम 111A के पास चले जाएंगे, हमें तो फिर 111A के पास ही जाना है। अगर तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करोगे कि सर इस पर तो स्पेशल रेट बैठा हुआ है, तब तो फिर स्पेशल रेट में जाओ ना वहाँ पे, यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में? तो फिर यहाँ पर वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की फिर बात की जा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इमोबल प्रॉपर्टी को हमने बेचा, वो इमोबल प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स से ऊपर नहीं थी, तो इस वजह से जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो बनेगा उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो रेट है वो है स्टूडेंट्स 25.168%। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट इन दिस रिगार्ड। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दी गई है। और फिर अगर और एक पॉइंट देखूँ ये सिनारियो में, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, चौथा रेट आपको पहले बता दूं यहाँ पे, तो चौथा रेट पॉइंट नंबर 10 देखना है यहाँ पे। ये जो पॉइंट नंबर 10 है ना, ये वाला पॉइंट नंबर 10, एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन हैविंग अ क्लोज कनेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट यू डू अंडर सेक्शन 115BAB।
ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट यू डू अंडर सेक्शन 115 BAB। स्टूडेंट्स 1 मिनट में जल्दी से आप लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ोगे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि 17.16% का जो रेट है उससे लालच बढ़ेगा और कोशिश की जाएगी कि ये जो आपका जो एसएससी है, कंपनी है जिसको 17.16% का रेट है, वो अपने किसी दूसरे कंपनी से, दूसरे पर्सन से जिनके साथ उनका क्लोज कनेक्शन है, उनके साथ जानबूझ के वो ट्रांजैक्शन ऐसा करें, मान के चलो सब्सिडरी कंपनी उसकी होगी, उसके साथ वो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करे कि मैं अगर मुझे 17.168% का रेट के हिसाब से मैं टैक्स होने वाला हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट भी अगर बुक कर लूँ तो भी क्या दिक्कत है, मैं सेल्स को ओवर इन्वॉइस करवा दूंगा और ओवर इन्वॉइस करके अल्टीमेटली क्या करूँगा, जो चीज़ 100 की है वो 150 में बेचूंगा ताकि वो सामने वाले को 150 का डेबिट मिल जाए, उसकी प्रॉफिट कम हो जाए। और मैं अपने आप को सेल्स अगर 150 भी दिखा दिया तब भी, क्योंकि वो प्रॉफिट 17.168% से टैक्स होगा और उसके लिए क्योंकि उसको 115 BAB एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो बच जाएगा क्योंकि उसको हो सकता है कि प्रॉफिट उसकी 30% के रेट पे टैक्स हो रही है, तो उसके वजह से उसको हायर परचेज 150 का मिल जाएगा, 150 का हायर परचेज उसको मिल जाएगा, बड़ा परचेज अमाउंट मिलेगा। तो अगर ऐसी एक्टिविटी देखी जा रही है, अगर ऐसी एक्टिविटी देखी जा रही है, तो फिर जो ये मेरे एग्जाम्पल में 50 रुपये का क्या है एक्सेस प्रॉफिट उसने बुक किया है, 50 रुपये का एक्सेस प्रॉफिट बुक हुआ है, तो ये 50 रुपये का जो एक्सेस प्रॉफिट है सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, 34.32% फ्लैट, 34.32% फ्लैट रेट ये लगने वाला है ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सेस इनकम। 34.32% का ये फ्लैट रेट लगेगा फ्रोथ ऑन द एक्सेस इनकम। तो ये चौथा रेट है एज फार एज दी अल्टरनेट टैक्स रेजिम इज कंसर्न। ये ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स, रेट फॉर अल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर डोमेस्टिक कंपनी, ये मैंने आपको एक चार्ट अब यहाँ पे बना के रखा है, बेहतरीन चार्ट है ये स्टूडेंट्स। 115BAA की अगर हम बात करें तो मैंने बताया ना कि दो ही रेट है उसके अंदर, पहला है स्पेशल इनकम होगा तो स्पेशल रेट पर होगा और वो 22% प्लस 10% का सरचार्ज प्लस, सॉरी, जो भी स्पेशल रेट होगा उस पर आपको टॉपअप जरूर कर देना, स्पेशल रेट पर आप टॉपअप जरूर करेंगे विद द सरचार्ज ऑफ 10% प्लस HEC ऑफ 4%। फिर जो दूसरा है बैलेंस टोटल इनकम जो होगा 115BAA का, उस बैलेंस टोटल इनकम पे 25.168% का आपको इफेक्टिव रेट अप्लाई कर देना है, आपको इफेक्टिव रेट अप्लाई कर देना है। अगर आप 115BAB अगर आप देखोगे 115BAB, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट होगा, और दी स्पेशल इनकम चार रेट है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट, और फिर जो इनकम डिराइव्ड है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग या फिर इनकम विच इज इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग उस पर 17.16% का। फिर अदर इनकम अगर होगा जो कि अदर देन 1 and 2 है, विच इज नाइदर अ स्पेशल इनकम नॉर इट इज डिराइव्ड नॉर इट इज इंसिडेंटल, तो फिर वो केस में 25.168% बिना किसी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर को लेके, एक्सेप्ट फॉर दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेज जिसकी हमने बात रखी थी, तो वो अल्टीमेटली उस पर वो छोड़ दो आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उस पर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन बाकी केसेस में स्टूडेंट्स जो है उस पर आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। चौथा ये अभी वाला जो हमने किया था स्टूडेंट्स, मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट स्टूडेंट्स, मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट स्टूडेंट्स, तो ये देख रहे हो आप लोग, इनकम मोर देन ऑर्डिनरी अराइजिंग फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन विद पर्सन हैविंग क्लोज कनेक्शन, तो सच एक्सेस प्रॉफिट पे 34.32% का रेट आपको लगवा देना है।
तो ये चार्ट स्टूडेंट्स मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पर है, और ये चार्ट मैं आपको वहीं पर अल्टीमेटली वापस से दिलवा दूंगा ताकि ये चार्ट्स आपकी बन जाए। अब स्टूडेंट्स आइए दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में। एक बार रेट से हमने निजात पा ली, तो अब हम आते हैं कि भाई वो क्या बड़े सेक्शंस है जिसको त्याग करना पड़ेगा। तो ये सारे सेक्शंस वैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, ये सारे सेक्शंस के बारे में पता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको फिर वो 10AA का कोई प्रॉफिट डिडक्शन हाथ से छूट जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर। बस एक साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करके चलना, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 3511 के अंदर कवर्ड है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइंटिफिक रिसर्च पे आप करते हो वो 3514 पे कवर्ड है। ये दोनों को उन्होंने जो ब्लॉक डिडक्शन है उस लिस्ट से उन्होंने बाहर रखा है। जो 115BAA या 115BAB, सॉरी 115BAB या फिर 115BAA के अंदर ये सारे जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है आपके ब्लॉक डिडक्शंस के। इसका मतलब इनका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो इस ब्लॉक डिडक्शन के लिस्ट में उन्होंने 3511 3514 को बाहर रखा है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सब ब्लॉक्ड है। तो कहने का मतलब है कि 115BAA या 115BAB का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो भी हो तो भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर बीइंग रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए केस में भी उसका डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे नीचे तो वहाँ पर आपको चैप्टर 6A में भी आपको कुछ मिल रहा है कि 80JJ और डबल ए 80JJ और 80M को ब्लॉक डिडक्शन के लिस्ट में नहीं रखा है। 80JJ एंड 80M को भी उन्होंने ब्लॉक डिडक्शन के लिस्ट में स्टूडेंट्स नहीं रखा है, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन इट इन दिस केस। अच्छा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा आपको, ये तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अंडर द अल्टरनेट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम रेट कितना होगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो आपको मिलता है वो उसका मैक्सिमम रेट इन दी अल्टरनेट टैक्स रेजिम कितना होगा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेट 40% ही होगा, उसके ऊपर ये नहीं जा सकता है। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक डिडक्शंस है उसका तो चलो डिडक्शंस आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन मान के चलो 115BAA का ऑप्शन ले लो कि भाई हम पुरानी कंपनी थे और अब तक हमने बिफोर वी हैव ऑप्टेड फॉर 115BAA, बिफोर वी हैव ऑप्टेड फॉर 115BAA हमने ये सारे जो अब ब्लॉक डिडक्शंस हो चुके हैं, लेकिन पहले तो हमने इसका डिडक्शन क्लेम किया ही था, पहले तो हमने इसका डिडक्शन क्लेम किया ही था, और क्योंकि हमने इसका डिडक्शन क्लेम किया था तो वो उसका अंश, उसका टुकड़ा हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के अंदर दिख रहे हैं, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में भी एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में वो बैठा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में वो बैठा हुआ है। तो यूएडी के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन बैठा हुआ है, और आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस में ये सारे ब्लॉक डिडक्शन जो है उसका अंश पाया जा रहा है। तो फिर जब आप ऑप्ट करते हो 115BAA के अंदर, तो उस केस में उतना टुकड़ा ब्लॉक डिडक्शन का विच इज देयर इन दी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और विच इज देयर इन द यूएडी, उतना टुकड़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लैप्स हो जाएगा। So that much of the portion students will get lapsed in this particular case. उतना टुकड़ा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये लैप्स हो जाएगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, और फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। दूसरी बात, अच्छा ये बाय द वे स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे कि सर आपने यही पॉइंट को 115BAB में क्यों नहीं बताया? आप ये चर्चा कर रहे हो किसके लिए? 115BAA के लिए। 115BAB में तो आप ऐसी बातें नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि उसका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और यूएडी का ब्लॉक डिडक्शन हो, क्योंकि 115BAB वाले कंपनी को पहले ही साल में क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट इन करना पड़ेगा। इन द वेरी फर्स्ट ईयर दे विल हैव टू डू दी ऑप्ट इन। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है प्राइमरी की 115BAB वाले कंपनी जिस ही साल, जो ये कट ऑफ डेट के बाद जो भी कंपनी ये 115BAB को अगर उन्हें चाहिए तो पहले साल में उनको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब वो डिडक्शन कभी इसका होगा ही नहीं, और जब डिडक्शन ही नहीं होगा तो फिर अगर लॉस जो जनरेट होगा उसमें इन ब्लॉक डिडक्शंस का कोई अंश नहीं होने वाला है, एंड दैट इज द पॉइंट। सिमिलरली और एक पर्टिकुलर पॉइंट है मैट क्रेडिट का स्टूडेंट्स। पहली बात ध्यान रखना कि मैट नहीं लगेगा अगर तो हमने ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया है तो देयर विल नॉट बी एनी इंसिडेंस ऑफ मैट। लेकिन हो सकता है कि 115BAA वाले जो कंपनी होंगे उन्होंने पहले तो वो नॉर्मल प्रोविजन में चलते थे, उस समय पे मैट भी लगता था,
और हो सकता है कि उनके पास अच्छा खासा मैट क्रेडिट अब हो। अब ये जानते हुए कि अगर मैं ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में ऑप्ट करता हूँ तो मैट क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। मैट क्रेडिट अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स लैप्स हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोशिश ये की जा सकती है कि ये जो लोग होंगे 115BAA के अंदर, ये जो लोग होंगे स्टूडेंट्स 115BAA के अंदर, इन लोग क्या करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपने, कि पहले तो यही कोशिश आप लोग करें कि ये जो आपका जो मैट क्रेडिट है उसको इस्तेमाल करो वाइल यू आर इन द नॉर्मल प्रोविजन। और जब ये मैट क्रेडिट खत्म हो जाए उसके बाद एक समझदारी बनती है कि अब आप आइए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 115BAA के अंदर और टेक द बेनिफिट ऑफ द कंसेशनल रेट जो कि आपको बताया गया है इन 115BAA। तो ये एक एडवाइस है, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी फीचर इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, बस यही सिचुएशन स्टूडेंट्स, ये चीज़, हाँ ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग वालों को 115BAB मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करोगे तो 115BAB मिलेगा। अब इसी केस में 115BAB में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को स्टूडेंट्स डिफाइन कर रखा है, और ये जिस तरीके से डेफिनेशन स्टूडेंट्स उन्होंने किया हुआ है, ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स उन्होंने 115BAB को डिफाइन कर रखा हुआ है, इसमें आपको ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने कुछ एक्सक्लूजन्स का सहारा लिया है। So what they have done is that they have made certain exclusions in the definition of manufacturing, और उस exclusions के तहत स्टूडेंट्स, उस exclusions के तहत अगर आप देख सकते हो इस सिनारियो में, तो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग शैल नॉट इंक्लूड बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, ये सब चीज़ को उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है। तो शैल नॉट इंक्लूड बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब, बॉटलिंग, और बाद में देखो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। तो एक नोटिस करना, ये सारे वाकई में अगर देखा जाए तो है तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स भी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। लेकिन 115BAB का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर रखा है। तो इन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ 115BAB मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया है, जिसमें कुछ एक्टिविटी को उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक्सक्लूजन एप्लीकेबल होगा फॉर 115BAB। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि मैं 115BAB को ऑप्ट कर किया ही नहीं हूँ और मैं नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा हूँ, तो उस केस में फिर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर मैं कोई नया प्लांट एंड मशीनरी अगर मैंने एक्वायर किया होगा और मेरी जो बिजनेस है वो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स की है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा हूँ और वहाँ पर मैंने नया प्लांट एंड मशीनरी को क्या है एक्वायर किया है इन अ बिजनेस विच इज़ दैट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, तो क्या ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर नए प्लांट एंड मशीनरी के एक्विजिशन पे मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? द आंसर इज येस। तो अगर 115BAB नहीं है तो यही एक्टिविटी जो यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है वो तो वाकई में वैसे देखा जाए तो है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को मान के जो भी इसका अल्टीमेटली पॉइंट बन सकता है वो ये पॉइंट बनाया जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर होम फॉर अ कंपनी। अब आइए स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कुछ पॉइंट हटके हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। पहली बात तो यहाँ पर अनलाइक थोड़े डिफरेंसेस को पकड़नी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, थोड़े से डिफरेंसेस को पकड़ने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्लैब रेट सिस्टम चलने वाला है, यहाँ पर स्लैब रेट सिस्टम चलने वाला है, अनलाइक इन द केस ऑफ 115BAA और 115BAB जहाँ पे फ्लैट रेट की बात रखी गई थी, यहाँ पे स्लैब रेट चलेगा। तो यहाँ पे स्लैब रेट है। हाँ, अलग बात है कि ये जो स्लैब है ये अलग स्लैब है एज कम्पेयर टू व्हाट इज अदरवाइज अवेलेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। तो इसकी स्लैब अलग चल रही है। वो कैसी है आपको पता है कि आपको 2.5 लाख पे हर 5% का इजाफा करते रहना है। ये एक सिलसिला चलता रहेगा अप टू 15 लाख के ऊपर जो भी अल्टीमेटली आपकी इनकम होगी अंडर 115BAC, तो वो सारे इनकम पे आपने क्या करना है, 30% का रेट लगवा देना है। लेकिन रुक जाइए, फिर से बता दूं कि ये जो आपने 115BAC में जो कंपटीशन किया हुआ है, 115BAC में जो आपने कंपटीशन किया है, उस कंपटीशन में अगर कोई स्पेशल इनकम अगर होगा तो उस स्पेशल इनकम पे आपने स्पेशल रेट लगवा देना है, और बैलेंस टोटल इनकम पे आपने क्या करना है, ये स्लैब रेट लगवा देना है। ठीक है। दूसरी बात, आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन अगर होते हैं तो हमें नॉर्मल प्रोविजन में उसका एक अलग स्लैब बनता है, सुपर सीनियर सिटीजन का अलग स्लैब बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी आपको
आपको कोई भी अलग से स्लैब नहीं दिया गया है, सबको एक ही स्लैब में रखा गया है। दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर स्लैब इज़ ऑल अबाउट। तो सीनियर सिटीजन भी अगर आप हो जाओ तब भी आपका स्लैब तो यही रहेगा। जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। इसके बाद तुरंत सरचार्ज की बात आती है। तो जब सरचार्ज की बात आती है तो आपको पता है कि नॉर्मल प्रोविजन में हमारे पास जो सरचार्ज का जो लिमिट है फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ ए ओ पी एंड बी ओ आई, तो वो सरचार्ज का लिमिट है 50 लाख के ऊपर 10% है, फिर 1 करोड़ के ऊपर है 15%, फिर 2 करोड़ के ऊपर है 25%, और फिर 5 करोड़ के ऊपर अगर चला जाए आपका टोटल इनकम तो 37% है। और यही चीज़ अगर आपने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर कंपनी में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे 10% फ्लैट रेट है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। तो यहाँ पर 115 BAC में जो सरचार्ज लगेगा उस पर कोई भी फ्लैट सरचार्ज का नहीं है केस। इसमें सरचार्ज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर आपने 115 BAC में जो इनकम को कंप्यूट कर रखा है, अगर तो आपने 115 BAC में जो आपने इनकम को कंप्यूट कर रखा है एज पर द मैनर विच इज प्रोवाइडेड अंडर 115 BAC, तो वो पर्टिकुलर इनकम को देखिए और देखिए कि क्या वो 50 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर या 2 करोड़ के ऊपर या 5 करोड़ के ऊपर ये गया है या नहीं। अगर गया है तो फिर सरचार्ज को वो उसी रिस्पेक्टिव रेट पे लगवा देना है जो कि नॉर्मल प्रोविजन पे लगता है। बाकी इसके अलावा रिबेट क्या 87A में मिल सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। 87A में रिबेट भी दे देंगे। प्राइमरी इंडिविजुअल रेसिडेंट अगर आप हो और आपकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रही है तो आपको उस पर्टिकुलर केस में रिबेट भी दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? और जैसे मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्पेशल इनकम अगर आपका होगा इन द इनकम विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 BAC, तो उन स्पेशल इनकम पे आपको स्पेशल रेट लगवा देना है और बैलेंस टोटल इनकम पे जो रेट आपको यहाँ पे बताया गया वो रेट के हिसाब से ये चीज़ करना है। तो ये पहले तो आपका ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि आपने 115 BAB और 115 BAA के साथ कंपेयर करना है। और अब हम देखेंगे ये दो कैटेगरी स्टूडेंट्स, और वो दो कैटेगरी होगा कि एक जिसके पास सैलरी इनकम है वो इंडिविजुअल जिसका अपना सैलरी इनकम है, और दूसरा जिसका सैलरी इनकम नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या केस बनेगा, या फिर इसको कुछ अलग अंदाज से अगर मैं बोलूँ, ये कैटेगरी जहाँ पे उसका बिजनेस इनकम नहीं है और वो कैटेगरी जहाँ पे उसका बिजनेस इनकम है, तो उस केस में क्या फ़र्क आपको देखने मिलेगा? देखिए यहाँ पे पहले आप सोच आप नज़र घुमाइए ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सैलरी में से कौन से चीज़ को आपको फोरगो करना पड़ेगा तब जाकर ही आपको ये डिडक्शन की बेनिफिट मिलेगी। पहले देखिए कौन से चीज़ को अपने फोरगो करना है, पहले उस पर नज़र घुमाइए। जल्दी से नज़र घुमाएंगे आप सभी लोग।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने खुद नोटिस किया होगा कि वो एचआरए वाला केस है, मतलब आप खुद नोटिस करोगे ना स्टूडेंट्स, ये सब जो उसके जो पर्सनल जो जो आपके जो खर्चे हैं ना जो होते हैं, जैसे एचआरए भी एक तरीके से पर्सनल अलाउंस, पर्सनल चीज़ हो गया, उसके लिए आपको दिया जा रहा है, तो एचआरए को आपको फॉरगो करना होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो साल के ब्लॉक में, 4 साल के ब्लॉक में कोई भी 2 साल आप जाते हो, वो भी फॉरगो कीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने वाली बात होती है स्टूडेंट्स, 115 BAC में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, अंडर दी एट सैलरी फॉरगो करना पड़ेगा आपको। लेकिन यही चीज़ अगर वही इंडिविजुअल के पास हाउस प्रॉपर्टी का भी अगर इनकम है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के कंपटीशन पे क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाएगा? एंड द आंसर इज यस। हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के कंपटीशन में स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस दैट। तो ये एक सिचुएशन, आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें, ध्यान देना फ्रेंड्स इस कॉन्टेक्स्ट में। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर से दिया जाएगा, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो पी टैक्स ये अल्टीमेटली नहीं होगा, स्पेशल अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एक चीज़ आपको समझ में आती है कि जो भी चीज़ें पर्सनल लेवल पे ये सारे जो खर्चे रखे गए हैं उनको आपने फॉरगो करना है। फिर लॉस अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी, मैंने स्टूडेंट्स कुछ बात रखी है आपके लिए 115 BAC में। एक ये एग्जाम्पल को देखना स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल है, उसके पास LOP 1 और LOP 2 है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या LOP 1 का जो लॉस है वो LOP 2 के प्रॉफिट के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, वो सेट ऑफ करने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो आपके पास एक्सेस अमाउंट होगा 1 लाख का, वो आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। वो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वो आगे आपने अल्टीमेटली ये नेट लॉस जो होगा ये आपकी लैप्स हो जाएगी। सो दिस नेट लॉस जो आपकी बचेगी स्टूडेंट्स वो लैप्स हो जाएगी, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग, ये लॉस की बात हो रही है तो सेट ऑफ कीजिए। लेकिन सेट ऑफ करने के बाद जो लॉस बच जाता है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, देखो क्योंकि बोला गया है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो वो चीज़ अल्टीमेटली इस वजह से मैंने सेट ऑफ किया है। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद भी कोई अगर लॉस बच जाता है तो वो लॉस आपका क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ऊपर अगर एसओपी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि एसओपी प्रॉपर्टी को 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर आपने ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर रखा है तो फिर वो 2 लाख का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको वो 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा इन दैट केस। अच्छा, ये देखिए इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स IFOS के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लबिंग वाले केस में वो 1500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का ये आपको एग्जाम्पशन मिलता है, इजंट इट? तो वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा इन द केस ऑफ फैमिली पेंशन। तो वो जो 15,000 का, इस पे भी ये 15,000 का लिमिट है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, ये फैमिली पेंशन का डिडक्शन आपको दिया जाता है। तो वो भी आपने क्या करना होगा? 115 BAC के ऑप्शन को ऑप्ट करने पे आपने इसको भी फॉरगो करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया था, और उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ये बन रहा है, तो क्या मुझे 57 पे वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, क्या मुझे वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा? एंड द आंसर इज यस, वो मुझे मिलेगा, वो ब्लॉक नहीं किया गया है इवन इफ आई हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC। बाकी जो चैप्टर 6A की तरफ अगर आप ध्यान रखें, तो चैप्टर 6A में आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि चैप्टर 6A के अंदर ATJJA का डिडक्शन आपको मिलेगा। ATM तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी वालों के लिए है, और जो बैलेंस जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है उसमें ATCCD सबसेक्शन 2 जो कि है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही जो कि मैक्सिमम 50,000 का है, बस वही डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम ATJJA। तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दी जाती है। बाकी स्टूडेंट्स चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर की है, कॉमन है यहाँ पे। बस यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा। अच्छा, ये वाले केस में देखो यहाँ पे, अगर तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल और HUF का अगर कोई बिजनेस इनकम है, अगर कोई बिजनेस इनकम है, तो मैंने आपको बताया ना बिजनेस इनकम वालों को सेम वही चीज़ होगी जो चीज़ आपने वहाँ पर देखी थी इन द केस ऑफ 115 BAB और BAA। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दोहराई जा रही है। कहने का मतलब है कि इनको भी वो चीज़ों को फॉरगो करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज। इनको भी स्टूडेंट्स वो चीज़ को फॉरगो करना पड़ेगा, सेम वही पॉइंट है। बाकी सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं जो कि अभी हमने डिस्कस थोड़ी देर पहले किए थे।
अच्छा, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा यूनिक है, इसके लिए ये वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो वो सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इफ यू सी हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर उसके पास बिजनेस इनकम अगर नहीं है, इफ इट डज नॉट हैव अ बिजनेस इनकम, तो वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स क्या करेगा? वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऐसे केस में, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर केस, स्टूडेंट्स, उसको एवरी ईयर का ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट्स, उसको एवरी ईयर का ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भाई सर एवरी ईयर का ऑप्शन का मतलब क्या है? एवरी ईयर का ऑप्शन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एवरी ईयर का ऑप्शन का मतलब स्टूडेंट्स होगा कि भाई आज इस साल मैंने 115 BAC, इस साल का मैंने 115 BAC ऑप्ट किया होगा, और नेक्स्ट ईयर मैंने शायद 115 BAC नहीं लिया होगा। तो क्या ये मुमकिन है स्टूडेंट्स? क्या ये मुमकिन है? टू दैट द आंसर इज यस स्टूडेंट्स। तो टू दैट द आंसर इज यस। ध्यान रखना 115BAA या 115BAB के अंदर आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स कि भाई एक बार आप वहाँ पे ऑप्ट करते हो तो ज़िंदगी भर का ये एक तरीके से रिश्ता बन गया, ज़िंदगी भर का स्टूडेंट्स ये रिश्ता बन गया स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो ज़िंदगी भर का रिश्ता बन जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर केस में आप लोग मुझे बताइए कि क्या अगर एक इंडिविजुअल जिसके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो क्या वो इस साल 115 BAC, अगले साल नॉर्मल प्रोविजन, इस साल BAC, क्या ऐसे तरीके से वो अपने ऑप्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन जिसके पास बिजनेस इनकम है, उसके पास स्टूडेंट्स एक ही बार ऑप्शन है कि अगर वो ऑप्ट कर ले 115 BAC को, तो उसके पास एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, और वो ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? वो ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहे तो वो क्या करे, एग्जिट कर सकता है। अगर वो चाहे स्टूडेंट्स तो क्या वो एग्जिट कर सकता है? एंड द आंसर इज यस, ही कैन मेक एन एग्जिट। तो उसकी तरफ से स्टूडेंट्स ये एग्जिट पूरी तरह से मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। दैट पर्टिकुलर एग्जिट स्टूडेंट्स इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस रिगार्ड, दैट पर्टिकुलर एग्जिट स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी मच पॉसिबल इन दिस रिगार्ड। तो क्या ये एग्जिट स्टूडेंट्स मुमकिन होगी? बिल्कुल होगी स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग ये देख रहे हो इस दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो लेकिन एक ही बार है, उसके बाद में वो नहीं कुछ कर पाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है, दैट इज़ ऑल ऑफ इट। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अगर चाहो तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, यू जस्ट डू दिस वन क्वेश्चन, और हम लोग आते हैं लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, जो 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको लेके इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जो केस है, उसके लिए क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिचुएशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टूडेंट्स पहले आप नॉर्मल प्रोविजन देखेंगे। नॉर्मल प्रोविजन में पहले उसका जो नॉर्मल टैक्स रेट उसका क्या है, कॉर्पोरेट सोसाइटी 115 BA, इनका नॉर्मल टैक्स रेट पहले देख लेना। तो 10,000 तक जो कॉर्पोरेट सोसाइटी की इनकम होगी तो वो 10%, 10 से 20% 20 के ऊपर 30%। सरचार्ज लगेगा 12% के हिसाब से इफ़ द टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। और HEC स्टूडेंट जो होगा वो 4% के रेट पे ये HEC ये होगा स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके लिए स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो ATP जो है, ATP की डिडक्शन स्टूडेंट्स उनको फोरगो करनी पड़ेगी। द डिडक्शन ऑफ सेक्शन ATP स्टूडेंट्स हैज़ टू बी फोरगोन बाय देम। अब अगर आप देखोगे ये ATP की डिडक्शन जिसको आपने फोरगो करनी है वो क्या होगी, इस पर थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स इस केस में। तो इनकम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, इस पे पहले तो चलो फोरगो बाद में सोचना, अभी तो फिलहाल आप ये सोचो कि ATP की डिडक्शन है क्या। अगर तो वो नॉर्मल प्रोविजन अगर वो अप्लाई करता है, और नॉर्मल प्रोविजन अगर उसने अप्लाई किया है, तो व्हाट इज दैट ATP डिडक्शन जो उसको अदरवाइज मिलता है। तो उसको एक चीज़ ध्यान रखना
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को अपने जो मेन एक्टिविटी है, जो उनके प्राइमरी एक्टिविटी है, जो कि एटीपी में स्पेसिफाइड किए गए हैं, उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है, उस इनकम का 100% डिडक्शन मिल जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट विच दे डू इन दी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे स्टूडेंट्स, इन दी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम मिलता है, जिससे उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम मिलता है, उस पर भी उन्हें 100% एटीपी में रिडक्शन मिल जाता है। ये दूसरी पर्टिकुलर पॉइंट है। तो पहले तो हम लोग ये दो 100% को देखते हैं, और फिर बाद में मैं आपको ये एनी अदर एक्टिविटी करवाता हूँ। पहले ये 100% को देखिएगा स्टूडेंट, कौन सा है। इनकम फ्रॉम बैंकिंग बिजनेस फॉर इट्स मेंबर। तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक जो होंगी, उन प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक के अपने इनकम पे उन्हें 100% का डिडक्शन दिया जाता है। दूसरा आपका है प्रॉफिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, विदाउट द एड ऑफ पावर। विदाउट द एड ऑफ पावर से ये जो चीज़ें बनती है, तो उस पर भी जो जो देखते हो ना, जो पपेट, जो कठपुतलियाँ देखते हैं, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री का ही कमाल है स्टूडेंट्स। और इसी वजह से उनके भी जो प्रॉफिट, अगर जो कॉटेज इंडस्ट्री से कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट पे भी 100% डिडक्शन मिलता है। अपने जो फार्मर्स होंगे, उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट करती होगी, तो वो एक्टिविटी से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो प्रॉफिट आएगी, उस प्रॉफिट का भी 100% डिडक्शन दिया जाएगा। फिर बाद में इनकम फ्रॉम परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट सीड्स लाइफ स्टॉक्स इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन एटीपी। तो ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब कोई इक्विपमेंट लिया है या सीड लिया है या लाइफ स्टॉक, तो अगर वो अपने मेंबर के लिए, जनरली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, बल्क में लेते हैं, ताकि उनको रेट अच्छा मिल जाता है, और हल्का मार्जिन लगा के ये मेंबर्स को बेच देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनेगा, उस पर भी इसे 100% रिडक्शन दिया जाता है। उसी तरीके से इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर, तो वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर, उस पर भी कोई जो भी इनकम बनेगा, वो इनकम पे 100% डिडक्शन है। और फिर कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर, जो लेबर पूल है, जो उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो लेबर पूल है, उनको दूसरों को देना, जिसको दे के उनको एक प्रॉफिट बनता है, तो अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 100% डिडक्शन दी जाएगी। और फाइनली फिशिंग एक्टिविटी में अगर ये क्या है, एंगेज अपने आप को करते हैं, तो वो फिशिंग एक्टिविटी से भी जो प्रॉफिट आएगी, वो प्रॉफिट का भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 100% डिडक्शन मिलेगा इन द लास्ट इन द मिल्क सीड्स एंड ऑल। एक बार इन्वेस्टमेंट इनकम पे पॉइंट नंबर 1 तो मैंने करवा दिया। पॉइंट नंबर 2 पे एक बार नजर घुमाना स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 100% ऑफ द इनकम डिराइव बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स और वेयरहाउस फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग एक्सेट्रा शैल बी डिडक्टेबल। तो अपनी गोडाउन को अगर वो लेट आउट करवाते हैं, या वेयरहाउस को स्टूडेंट अगर लेट आउट करवाते हैं स्टूडेंट्स, फॉर स्टोरेज पर्पज या प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, फॉर स्टोरेज पर्पज या प्रोसेसिंग पर्पज के लिए स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में भी क्या उन्हें पूरी 100% डिडक्शन मिल जाएगी? एंड द आंसर इज यस। ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स इनको पूरी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। और अब स्टूडेंट्स आइए, मान के चलो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब मुझे बताओ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तो यहाँ पे डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को क्या लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में कोई भी रिडक्शन दिया जाएगा? एंड द आंसर इज नो। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अगर होगा, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स उसकी डिडक्शन कहाँ पर आएगी? ये लास्ट कैटेगरी में। यहाँ पर ये एनी अदर देखो क्या लिखा हुआ है, ये बॉक्स में, बीच वाले बॉक्स में 2C में देखो क्या लिखा है, 2 बुलेट पॉइंट है उसमें। तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अगर होगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अगर होगा स्टूडेंट्स, तो उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स कहाँ पर बनेगी?
बिल्कुल सही कहा, 50,000 की डिडक्शन बनेगी स्टूडेंट, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, 50,000 की डिडक्शन ये बनने वाली है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्टूडेंट्स पक्की बात है 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पहले वाले केस में फॉलो नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये पहले वाले केस में कौन फॉलो हो सकता है, अपना बाजार। तो अपना बाजार ये जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसको अपने इनकम पे 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। इनके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका जो है 115 BAD की जैसे होगा, सेम वही पॉइंट है स्टूडेंट्स। इनके लिए बड़ा झटका क्या होगा मालूम है, ये ATP का डिडक्शन देख रहे हो, पॉइंट नंबर 6 देखना है यहाँ पे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टू 80U वो चला जाएगा, हाथ धोना पड़ेगा उससे। लेकिन 80JJAA को छोड़ के, तो लेकिन ATP तो चला गया ना, मेन तो वही चीज़ था। तो इनको ये बड़ा झटका लगता है। बाकी स्टूडेंट सब चीज़ सेम है, बाकी स्टूडेंट सब चीज़ सेम है। इनका रेट स्टूडेंट है 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस HEC 4%। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जो रेट है 22% प्लस 4% प्लस HEC का ये है, ये केस में। अच्छा, कब ऑप्ट करना है स्टूडेंट्स, तो 22 प्लस 10% फ्लैट प्लस 4%। कब ऑप्ट करना है, कभी भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि पहले साल में ही करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर होगी तो जब चाहे वो ऑप्ट कर सकती है। लेकिन एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको समझ जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि फिर बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता है, फिर बाद में स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स इन दिस केस? सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ अब कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। और अब एक क्विक अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनका अटेम्प्ट नवंबर 22 या मई 23 नवंबर 23 होगा, इनको बोल दीजिएगा स्टूडेंट्स की 25 से लेके 28 अप्रैल तक एक स्कीम रन हो रही है, जिसके तहत उन्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन देयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। उसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स एक कोड डालना पड़ेगा, CADS डालना है स्टूडेंट्स। जब रेफरल कोड आता है सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो वो जो रेफरल कोड आता है तो उस समय पे उन्हें CADS का कोड डालना है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब दूसरी जो बात होती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड होंगे जिनका नवंबर 23 अटेम्प्ट होगा, नवंबर 22 अटेम्प्ट होगा, और वो बोलेगा सर मेरा तो एक ही सब्जेक्ट बाकी है अभी कवर करना है, तो ठीक है, आपके पास एज लो एज 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है। एज लो एज 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है स्टूडेंट्स, जो कि आप उसको अवेल कर सकते हो, उस 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान को, और उसी 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान पे वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। कोड आपको पता ही है क्या करना है, तो ये तरीका अल्टीमेटली ये ठीक रहेगा। जिनका मई 23 और नवंबर 23 है, तो उसी अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन का, जो उसका ड्यूरेशन है उस अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन का क्या कर ले, वो सब्सक्रिप्शन ले ले। तो यू कैन टेल योर फ्रेंड, योर जूनियर्स एंड ऑल टू अवेल दिस बेनिफिट आउट ऑफ इट। और नवंबर 22 के प्राइमरी सारे मैचेस रेडी हैं, वो पूरा रिकॉर्डेड मोड पे वो पूरा मैचेस देख सकता है, तो वो उसकी बेनिफिट वो ले ले। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लासेस स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे स्पेशल क्लास के फीचर्स होती है, जिसपे आपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्री लेक्चर्स होती है स्पेशल क्लास पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो आप लोग, अभी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट आ रहा है तो उसका भी बेनिफिट लें, क्योंकि मैराथन लेक्चर जब होगा तो मैं ये स्पेशल क्लास में करवाऊंगा एग्जामिनेशन डे पे। आस्क का डाउट फीचर्स ये है स्टूडेंट्स बेनिफिट सब्सक्रिप्शन में। तो जैसे कि ये एक सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं ना, उनको ये आस्क द डाउट फीचर का ये बहुत बेनिफिट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स बेनिफिट मिल जाती है। तो एक फुल फ्लेजेड सपोर्ट है अनअकैडमी टीम द्वारा, जो कि वो अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था, अगर आप देखोगे यहाँ तो 6 मंथ्स का, लेकिन आपको 3 मंथ्स का भी मिल जाएगा। तो वेरियस अल्टीमेटली पॉइंट है, ये देख लो, जैसे आपको ये अगर ना हैव अ रेफरल कोड, तो उसमें CADS डालना है आपने, CADS डालना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी में स्टूडेंट्स है, ये अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बदौलत स्टूडेंट्स प्राइमरी ये 12 महीने का है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स अगर आप देखो तो इसके फीचर्स में आपको टेक्स्ट बुक की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक की फैसिलिटी दे दी जाती है अनअकैडमी द्वारा। और दूसरी फैसिलिटीज़ में अगर देखा तो टेस्ट सीरीज़ आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिल जाता है। और फिर जो दूसरी जो क्रिटिकल बात आती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, वो है कि आपको मेंटर मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने मेंटर से अल्टीमेटली वार्तालाप कर सकते हो, उनसे अपने गाइडेंस ले सकते हो, डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे पर्टिकुलर फीचर्स आपको स्टूडेंट्स इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो बेहतरीन है। और इसकी कीमत कुछ नहीं होती स्टूडेंट्स, आपको अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, अपने फ्रेंड को बोलना चाहिए बेनिफिट ले। और जिस पूरे ग्रुप में अगर आप देखो 12 महीने का 28,500 पूरे के पूरे ग्रुप में अल्टीमेटली, और ये सारे फीचर्स के साथ, सोचिए तो कितना बड़ा एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है इसके अंदर। और यही है कि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में विद द कोड CADS। तो लगभग 25,000 के आसपास ये सारे फीचर्स के साथ आपको अल्टीमेटली चीज़ें दी जा रही है। अगर कॉम्बो भी अगर लेना है स्टूडेंट्स, तो कॉम्बो भी आप ले सकते हो इन दिस रिगार्ड। कॉम्बो भी लेना है तो स्टूडेंट्स कॉम्बो भी आप ले सकते हो स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन? तो ये है सिचुएशन स्टूडेंट्स जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का फुल फ्लेजेड स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो ये प्रोग्राम है, डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स दिस पर्टिकुलर फीचर स्टूडेंट्स। और अब स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले पर्टिकुलर टॉपिक में, यही पर्टिकुलर चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और जो अगला टॉपिक होगा मैट, उसके बाद सरोगेट टैक्सेस, तो वो एक वीडियो होगी। असेसमेंट प्रोसीजर्स, पेनाल्टीज, अपील्स एंड ऑल, उसकी भी एक वीडियो होगी, ताकि ये बेहतरीन तरीके से आपका पूरा ये रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? फाइन, तो चलिए मुलाकात फिर करते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स। सी यू देन, टिल देन डू टेक केयर, थैंक यू।